आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हम सबके आदर्श शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के विषय में, जिनका पूरा जीवनी हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। उनके जन्म से लेकर के उनके शहादत तक उन्होंने जो भी काम किया, उनकी जो भी विचारधाराएं थी, सारा कुछ हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इनके जन्म से बात करते हैं सरदार भगत सिंह के। तो इनका जो जन्म हुआ था 28 सितंबर 1907 को। तो जन्म आपसे पूछा जा सकता है 28 सितंबर महीना 28 तारीख। तो 28 सितंबर 1930 को 1907 में इनका जन्म हुआ था। वैसे ना कुछ स्रोतों में, कुछ आपको किताबों में 19 अक्टूबर भी देखने को मिलेगा। 19 अक्टूबर जब सरदार भगत सिंह को शहादत प्राप्त हुई, मतलब कि 23 मार्च 1931। तो उसके बाद जो है भगत सिंह के ऊपर काफी कुछ लिखा गया। भगत सिंह के जो साथी थे, जो इनके साथी क्रांतिकारी थे, उन्होंने भी काफी कुछ लिखा, लेख वगैरह किताबें भी। तो उसमें जो है 19 अक्टूबर ही लिखा गया था। तो आप दोनों चीज को ध्यान में रखेंगे, लेकिन अभी जो है इस 28 सितंबर वाला को ही अधिकतर माना जाता है। तो 19 अक्टूबर ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो ये इस तरह का जो है थोड़ा सा अलग अलग देखने को मिलता ही है। तो 28 सितंबर देखो, इनका जो शहादत हुआ था, इनको जब फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931। तो कितने साल के थे? 24 बरस के भी ये नहीं हुए थे, 23 साल कुछ महीने के रहे होंगे। तो इनका जन्म होता है 28 सितंबर 1907 को। कहां पर? तो पंजाब में एक गांव है बंगा। आज का पंजाब नहीं, पाकिस्तान, पुराना वाला पंजाब। अभी जो है इनका जो जन्म स्थल है ना, जो इनका पैतृक गांव है, वो अभी पाकिस्तान के अंतर्गत आता है। वैसे ना पाकिस्तान में भी शहीद भगत सिंह बहुत ज्यादा पूजे जाते हैं। वहां भी इनका जो जन्म दिवस हो गया, इनका शहादत दिवस हो गया, उसको बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि देश के लिए लड़ रहे थे ना। अब चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सब इनको जो है बहुत ज्यादा मानते थे। तो बंगा गांव का नाम था और इनके जिला का नाम था लायलपुर। ये इनके जिला का नाम था लायलपुर, जो कि वर्तमान समय में पाकिस्तान के अंतर्गत आता है। तो उस समय पूरा पाकिस्तान, भारत सब एक हुआ करता था ना, तो पंजाब दो हिस्सों में बट गया। इनके पिता थे सरदार किशन सिंह संधू। सरदार किशन सिंह संधू, इनका जो सरनेम था ना, संधू था, भगत सिंह संधू, ध्यान रखेंगे, संधू इनका सरनेम। तो पिता थे सरदार किशन सिंह संधू, माता थी विद्यावती कौर। इनका जो परिवार था वो एक किसान परिवार था। बहुत सारी खेती बाड़ी थी इनके पिता की, मतलब ठीक ठाक किसान थे। मतलब ऐसा नहीं है कि भगत सिंह ने बहुत ज्यादा गरीबी देखी हो, ठीक ठाक फैमिली से आते थे, खेती बाड़ी अच्छी खासी थी। इसके अलावा ना इनके परिवार का बहुत ज्यादा नाम था। क्यों था? क्योंकि इनके जो पूर्वज थे वो काफी मतलब लोगों की सेवा वगैरह किया करते थे। इसके अलावा जो इनके पिता थे, भगत सिंह के जो पिता थे सरदार किशन सिंह संधू, उनके जो दूसरे भाई थे, जैसे कि उनके एक भाई थे सरदार अजीत सिंह। वही सरदार अजीत सिंह जिनका जिक्र लाला लाजपत राय के साथ भी आया है, स्वदेशी आंदोलन के टाइम पर भी आया है, जो कि एक उग्र विचार वाले नेता थे सरदार अजीत सिंह। और पंजाब में बहुत बड़ा नाम थे। लाला लाजपत राय जी के साथ उनका नाम लिया जाता था, तो उनके सहयोगी थे लाला लाजपत राय जी के, सरदार अजीत सिंह। इसके अलावा सरदार कृष्ण सिंह, सरदार स्वर्ण सिंह, ये सब जो हैं सरदार किशन सिंह मतलब भगत सिंह के चाचा थे ये सारे। तो ये सब भी जो है क्रांतिकारी थे। तो इस कारण से वहां के लोगों में इनके परिवार के प्रति बहुत ज्यादा सम्मान था, अच्छा खासा मान सम्मान इनको मिलता था। जिस दिन सरदार भगत सिंह का जन्म हुआ 28 सितंबर 1907 को, तो उसी दिन ना इनके जो चाचा थे, जो कि उस टाइम पे देश निकाला दिया गया हुआ था, किसी को जेल में डाला गया था, तो वो लोग जो है तीनों भाई, टोटल 4 भाई थे इनके पिता लोग, किशन सिंह, अजीत सिंह, कृष्ण सिंह और स्वर्ण सिंह। तो जो किशन सिंह है वो घर में थे खेतीबाड़ी संभालना। इनके जो चाचा लोग हैं वो इस दिन जो है जेल से छूट करके आते हैं। जो देश निकाला जिनको मिला हुआ होता है वो भी घर में आते हैं। तो इस तरह से इनका जो जन्म होता है वो बड़ा मतलब खुशहाली लेकर के आता है। तो भगत सिंह की जो दादी हैं बहुत खुश होती हैं कि उनके जो बिछड़े हुए बच्चे हैं वो मिल गए एक साथ। तो वो बोलती हैं कि ये जो बच्चा है बड़ा भाग्यशाली है, बहुत ज्यादा भागो वाला है। इसीलिए भगत सिंह को ना भागो वाला भी कहा गया है। इनकी दादी ने इनको भागो वाला कहा, भागो वाला या फिर भागा वाला।
भागो वाला या फिर भागा वाला। इनको घर में भग्गू बुलाया जाता था। भगत सिंह इनका नाम रखा गया, भागो वाला से ही जो है भगत सिंह रखा गया और फिर इनको घर में जो है भग्गू बोला गया। जैसे नाम कुछ बड़ा होता है उसको छोटा कर दिया जाता है ना, उस टाइप से। तो इनकी दादी इनको बहुत ज्यादा प्यार करती थी कि बहुत ज्यादा भाग्यशाली बच्चा है, इसके जन्म लेते ही मेरा जो पूरा परिवार है जो एकदम बिछड़ा सा हो गया था, सारे भाई अलग थलग हो गए थे, सब एक हो गए, तो काफी ज्यादा लाड़ करती थी। तो इनका जो बचपन है, शुरुआती जो पढ़ाई लिखाई है वो वहीं गांव में होती है। उसके बाद जब ये थोड़े बड़े हो जाते हैं तो लाहौर चले आते हैं, वहां पर डीएवी जो दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल होता है उसको ज्वाइन कर लेते हैं। ये लाला लाजपत राय जी ये भी जो है उससे जुड़े हुए थे डीएवी स्कूल से। अच्छा, जो इनके चाचा थे ना सरदार अजीत सिंह, उन्होंने अपने जमाने में पंजाब में भारत माता सोसाइटी स्थापित की थी। ये पूछा जा सकता है, ध्यान रखेंगे। इनके चाचा सरदार अजीत सिंह भारत माता सोसाइटी स्थापित करी थी। तो कहां पढ़ने आ जाते हैं? लाहौर आ जाते हैं पढ़ने। जब ये मात्र 12 वर्ष के थे ना, मात्र 12 वर्ष, तो 13 अप्रैल 1919 क्या हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में जो जालियांवाला बाग था वहां पर भीड़ इकट्ठा हुई थी। क्यों? क्योंकि उस समय रॉलेट एक्ट आया था, उसका विरोध किया जा रहा था। पंजाब के प्रसिद्ध नेता सत्यपाल किचलू और डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, इन दोनों को गिरफ्तार किया गया था। इनका एक सभा बुलाया गया था उनके गिरफ्तारी के विरुद्ध, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध। तो वहां क्या होता है, जो जनरल डायर है वो आकर के गोलियां बरसा देता है जिसमें हजारों लोग मारे जाते हैं। तो ऐसा बताया जाता है कि जो सरदार भगत सिंह है उस समय लगभग 12 वर्ष के थे। तो वो जो है एक दिन उस घटना के कुछ दिन बाद वो उस जालियांवाला बाग में जाते हैं। मतलब उन्होंने सुना होगा लोगों से कि वहां पर जो है हमारे लोगों को गोलियों से भून डाला गया, काफी सारे लोग मर गए, इस टाइप से। तो पूरा जो पंजाब का जो माहौल था वो जालियांवाला बाग से बहुत ज्यादा गमगीन हो गया था। पूरा पंजाब ही क्या, पूरे भारत का माहौल जो है गमगीन हो गया था। क्योंकि देखो, एक साथ निहत्ती भीड़ पर गोलियां बरसा दिया गया जिसमें हजारों लोग मारे गए। अंग्रेज बोलते हैं उसमें लगभग 300 लोग कुछ मारे गए, ऐसा अंग्रेज बताते हैं। लेकिन उस दिन जो है उस एरिया के बहुत सारे घरों में मातम फैला हुआ था क्योंकि हर किसी ने किसी ना किसी को खोया था। तो भगत सिंह जो है वहां जालियांवाला बाग जाते हैं उस घटना के कुछ दिन बाद, और वहां का जो मंजर देखते हैं, क्योंकि सारे जो चीजें हैं वैसी पड़ी हुई होती है, कपड़े, जो भी खून होता है, किसी का फटा हुआ कपड़ा, किसी का जूता, किसी का कोई सामान खून से सना हुआ पड़ा हुआ होता है। कहते हैं कि जो भगत सिंह है वहां से मिट्टी उठा करके अपने साथ ले जाते हैं और अपने घर के पूजा स्थल में रख करके उसकी जो है रोज पूजा करते हैं। इसके बाद जब महात्मा गांधी जी भारत में असहयोग आंदोलन की शुरुआत करते हैं तो पूरा देश जो है उनके पीछे चल पड़ा था। भारत के जो क्रांतिकारी संगठन थे उन्होंने भी महात्मा गांधी जी का साथ दिया था। लाला लाजपत राय जो कि उग्र विचार वाले नेता थे, कुछ मामलों में वो सहमत नहीं थे लेकिन फिर भी वो जो है गांधी जी के साथ जुड़ जाते हैं। चलो देखते हैं इनके तरीके को भी। तो जो सरदार भगत सिंह थे उस टाइम पे लगभग 13 वर्ष के रहे होंगे, तो वो भी जो है गांधी जी के एक आह्वान पर अपना स्कूल छोड़ देते हैं, कॉपी किताब फेंक देते हैं और गांधी जी का जो भी तरीका होता है, मतलब कि उसके प्रचार प्रसार में लग जाते हैं। उस टाइम पे बच्चों को क्या किया जाता था, जैसे कि कुछ संदेश भिजवाना है, कहीं पर पोस्टर चिपकाना होता था, तो बच्चों लोगों से करवाया जाता था क्योंकि जो अंग्रेज हैं वो बच्चे लोगों को उतना कुछ करते नहीं थे, थोड़ा सा डांट डपट के भगा देते थे। तो ये सारा काम जो है उस टाइम पे दूसरे बच्चों के साथ भगत सिंह ने बढ़ चढ़ करके किया। एक तरह से वो कह सकते हैं कि वो कुछ ज्यादा ही उत्साही थे क्योंकि भाई घर में ही उनको ऐसा माहौल मिल रहा था। उनके जो चाचा थे वो सब क्रांतिकारी, उनके पूर्वज भी कुछ इसी तरह के, उनके जो पिता थे भले वो घर में थे लेकिन वो भी एक राष्ट्रवादी थे, इन सब चीजों का समर्थन किया करते थे। और उस समय पंजाब में जो माहौल था ना, जालियांवाला बाग हत्याकांड हो, गदर पार्टी हो, तो उन सब चीजों ने नन्हे भगत सिंह के मन मस्तिष्क में बना दिया कि भैया अंग्रेजों को भगाना है। एक किस्सा बड़ा मशहूर है। एक बार वो ना अपने पिता के साथ खेत में थे, उनके चाचा ने उनको कोई बंदूक दिया था खिलौना विलौना वाला, तो वो अपने पिता के साथ खेत में थे। तो उनके जो पिता हैं खेत में बीज बो रहे थे, तो भगत सिंह ने पूछा कि आप ये जो गेहूं है इसको तो माँ तो चक्की में पीसती है और उसका आटा बना के रोटी बनाती है, आप इसको ऐसे जमीन में क्यों डाल रहे हो? तो उसके पिता बताते हैं कि इससे जो है ना एक बीज से बहुत सारे बीज निकलेंगे इस तरह से। अब जो भगत सिंह है, जो उनके चाचा ने उनको जो बंदूक दी थी उसको जो है मिट्टी में गाड़ना शुरू कर देते हैं। उनके पिता पूछते हैं बेटा तुम ये क्या कर रहे हो? तो वो बताते हैं कि मैं बंदूक बो रहा हूं, बहुत
सारे बंदूक निकलेंगे, बहुत सारे बंदूक होंगे तो हम जो है अंग्रेजों को मार मार के भगा सकते हैं, इस टाइप से। तो शुरुआत से ही उनके मन मस्तिष्क में जो है ये सारा चीज आता गया। क्योंकि देखो, व्यक्ति जो है अपने आसपास जो भी चल रहा होता है, जिस तरह का उसको माहौल मिलता है वो उसी चीज में ढल जाता है। उनके घर का माहौल वैसे ही था, उनके गांव का माहौल वैसे ही था, शहर, पूरे राज्य, यहां तक कहें उस समय देश का माहौल ही कुछ कुछ ऐसे ही था। उस समय काफी सारे क्रांतिकारियों यही चीज देख देख के वो जो है बड़े होते थे। अब जो है असहयोग आंदोलन की बात हम लोग कर रहे थे, अब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है। जो भगत सिंह है वो भी बड़े उत्साह के साथ गांधी जी के साथ उनके जो भी चीजें हैं वो कर रहे होते हैं, पूरा देश ही उत्साह में था। अब इसी बीच क्या होता है, 5 फरवरी 1922 का दिन आता है। उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में वहां जो सत्याग्रही हैं उन्होंने क्या किया, एक पुलिस थाने में आग लगा दी, 22 पुलिस वाले जल करके मर जाते हैं। गांधी जी इससे बड़े क्षुब्ध होते हैं और वो कहते हैं कि अभी जो है देश की जनता स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं है, या वो ये बोलते हैं कि सत्याग्रह के लिए तैयार नहीं है। तो वो जो है आंदोलन वापस ले लेते हैं। और जब भगत सिंह को इस बारे में पता चलता है कि जो आंदोलन है वापस ले लिया गया है, तो वो बहुत ज्यादा दुखी होते हैं और जो गांधी जी का जो तरीका है उस पर से उनका विश्वास उठ जाता है। तो इस समय तक भगत सिंह लगभग थोड़े से बड़े हो चुके होते हैं, 15 वर्ष लगभग। तो वो जो है चीजों को थोड़ा समझने लगते हैं कि भाई जो गांधी जी का जो तरीका था मतलब बेकार है, इससे तो कुछ बना नहीं, गांधी जी अच्छा खासा चल रहा था, उसको जो है वापस ले लिया, इस टाइप से। तो गांधी जी के जो उनका जो तरीका है, अहिंसा का जो तरीका है, उसके प्रति भगत सिंह का जो विश्वास है वो उठ जाता है। अब देखिए अब क्या होता है, चूंकि भाई आंदोलन वापस ले लिया गया है, अब उस समय जितने भी बच्चे चाहे स्कूल में पढ़ रहे थे, कॉलेज में पढ़ रहे थे, जिन्होंने अपना स्कूल त्याग दिया था, छोड़ दिया था, उनको जो है वापस नहीं लिया जाता है अपने स्कूल में। हाँ, जो लोग ना माफी वगैरह कुछ इस टाइप से लिख के देते रहे होंगे तो उनको ले लिया जाता रहा होगा, लेकिन भाई उस समय माहौल ऐसा था। और असहयोग आंदोलन के समय ना बहुत सारे राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना हो चुकी थी। तो एक कॉलेज लाला लाजपत राय जी ने शुरू किया था, नेशनल कॉलेज, मतलब कि राष्ट्रीय महाविद्यालय। तो असहयोग आंदोलन के बाद जो भगत सिंह हैं वो अपनी आगे की पढ़ाई नेशनल कॉलेज से करते हैं और वहीं पर भगत सिंह जो है सुखदेव, भगवती चरण वोहरा, यशपाल, इन सब से उनकी मुलाकात वहीं होती है नेशनल कॉलेज में। उस समय जो नेशनल कॉलेज है उसके संबंध में कहा जाता था कि ये क्रांतिकारियों का गढ़ था, मतलब कि जो राष्ट्रवादी गतिविधियां हैं उस का गढ़ हुआ करता था नेशनल कॉलेज, क्योंकि वो लाला लाजपत राय जी ने शुरू किया था। भाई लाला लाजपत राय वो खुद इतने बड़े राष्ट्रवादी थे, तो उनके द्वारा कोई संस्था चलाया जा रहा है तो उसमें तो ये सारी चीजें होनी ही थी। तो वहां पर भी जो है भगत सिंह को एक माहौल मिलता है, एक प्लेटफॉर्म मिलता है। अच्छा, जो भगत सिंह है ना वो पढ़ते लिखते बहुत थे, मतलब उनको पढ़ने का बहुत शौक था। ऐसा नहीं कि वो कहानियां, किस्से, गजल, कविता ये चीजें पढ़ते थे, नहीं, वो जो है दुनिया भर की जो किताबें हैं, मतलब कि दुनिया भर की जो दूसरी विचारधाराएं हैं उनको पढ़ा करते थे। पूरा का पूरा जो अंग्रेजों का इतिहास है वो उन्होंने पढ़ डाला, भारत का इतिहास उस समय जितना भी अवेलेबल था वो पढ़ डाला। उस समय क्या हो रहा था, जो अंग्रेज हैं वो जो है अपने आप को, अपना इतिहास को श्रेष्ठ बताने की कोशिश करते थे और भारत का जो इतिहास है, भारत की जो संस्कृति है उसको दबाने की कोशिश कर रहे थे। ये तो भला हो अपने स्वामी विवेकानंद जी का, स्वामी दयानंद सरस्वती जी का, इनके कारण हमारी जो संस्कृति है ये फिर से स्थापित हो सकी, नहीं तो गर्त में जा रही थी। तो ये जो महापुरुष थे इन्होंने जो है फिर से हमारी संस्कृति को उठाया। जो लाला लाजपत राय जी थे ना, ये भी स्वामी दयानंद सरस्वती जी के शिष्य थे, उनके भक्त थे। जो डीएवी स्कूल हो गया, नेशनल कॉलेज हो गया, सारा कुछ जो है उन्हीं के एक प्रकार से आदर्शों पर चल रहा था। तो ये जो है लाइब्रेरी में अपना बहुत समय बिताते थे, अंग्रेजों का इतिहास पढ़ डाला, विश्व का इतिहास पढ़ डाला। उस समय दुनिया भर में जो भी विचारधाराएं चल रही थी, जैसे कि मार्क्सवाद हो, समाजवाद हो, जो भी हो, पूंजीवाद हो, सब कुछ को उन्होंने पढ़ा और उसके बाद जो उनको अच्छा लगा उस हिसाब से उन्होंने काम किया। ये जो है भगत सिंह आजादी के बाद, अगर हमको आजादी मिल जाती है तो उसके बाद किस तरह का हमको देश बनाना है उस सब की उन्होंने प्लानिंग कर रखी थी। भगत सिंह कहते थे कि अगर देश आजाद हो जाता है
फिर अंग्रेज चले जाएंगे, लेकिन भूरे राज करने लगेंगे। भूरे मतलब भारत के लोग, भारत के कुछ बड़ी बड़ी पार्टियों के बड़े बड़े नेता या फिर बड़े रईस लोग, वो लोग शासन करने लगेंगे। जो गरीब है, जो मजदूर वर्ग है, जो किसान है, वो तो भाई आज भी पिस रहा है, भारत जब आजाद होगा वो तब भी पिसता रहेगा। हमको एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जिसमें हर एक व्यक्ति को समान अवसर मिले, उसको जो है समान अधिकार मिले, उसको जो है उसका जो भी मेहनताना है उसको बराबर मिले, सबको समान हक मिले, इस टाइप की चीजें वो कहा करते थे। वापस आते हैं नेशनल कॉलेज पर, तो वो नेशनल कॉलेज में पढ़ते हैं असहयोग आंदोलन के बाद, और वहीं पर उनको बाकी दूसरे जो क्रांतिकारी साथी हैं जो आखिर तक उनके साथ बने रहे, सुखदेव हो गए, यशपाल हो गए, भगवती चरण वोहरा हो गए। इसके बाद देखिएगा जो भगत सिंह है, चूंकि भाई अब बड़े हो गए, उस टाइम पे 17-18 साल में शादी वगैरह कर दी जाती थी, तो इनके घर में भी, भगत सिंह के घर में भी इनकी शादी वगैरह की बात शुरू हो जाती है। तो इनकी जो माता जी हैं विद्यावती जी, तो बाद में जो है उनसे काफी सारे लोगों ने इंटरव्यू लिया, यहां तक कि जो भगत सिंह के जो साथी थे जिनको आजीवन कारावास हुआ या कुछ दूसरी तरह की सजा हुई या जो पकड़े नहीं गए, तो उन्होंने जो है आगे चल करके भगत सिंह के विषय में बहुत कुछ लिखा। तो काफी सारे जो लोग थे वो विद्यावती जी से मिले, उनसे बातें की, किस तरह से भगत सिंह बचपन में कैसे थे, शादी वगैरह की क्या बात हुई। तो वहां पर जो उनसे पता चलता है कि इस तरह की बातें हो रही थी, देखने दिखाने का कार्यक्रम भी हो रहा था, लेकिन जो भगत सिंह है वो बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। वो बोलते थे कि मैं इन सब चीजों के लिए नहीं बना हूं, मैं देश के लिए बना हूं, मैं देश सेवा करना चाहता हूं। क्योंकि उनके जो चाचा वगैरह थे वो भी वैसे ही थे, तो उनका हवाला देते थे कि हम जो है हमारा इस तरह का काम है, इस टाइप से। अब जो है इन सब चीजों से बड़ा परेशान हो जाते हैं भगत सिंह भी कि भाई ये लोग पकड़ करके मेरा विवाह न करवा दे, शादी न करवा दे। तो भगत सिंह क्या करते हैं, अपना घर छोड़ देते हैं और वो अपने पिता वगैरह के नाम पे खत वगैरह लिख करके वो जो है अपने साथियों के साथ कानपुर आ जाते हैं। कानपुर जो अभी उत्तर प्रदेश में है ना, कानपुर, उस समय जो उत्तर प्रदेश है वो संयुक्त प्रांत कहलाता था। तो कानपुर आ जाते हैं और कानपुर आकर के ना एक पत्रिका का नाम याद रखेंगे, प्रताप। देखो, जो चीजें आपको एग्जाम में पूछने लायक होगा ना, मैं उसको लिखता चला जाऊंगा। वैसे तो काफी कुछ है, अभी मैंने जितना चीजें बताया ना वो भी आपसे पूछा जाएगा कि भगत सिंह जो है किन किन घटनाओं से प्रभावित हुए। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, गदर पार्टी भी एक आप लोग ध्यान रखिएगा, मैं पीछे बताना भूल गया गदर पार्टी के विषय में। गदर पार्टी से जुड़े हुए एक नेता थे करतार सिंह सराभा। करतार सिंह सराभा ये गदर पार्टी के बहुत बड़े नेता थे। उम्र ना इनकी बहुत बहुत ज्यादा कम थी, लेकिन इतने तेज तर्रार थे कि गदर पार्टी का एक बड़ा नाम बन गए थे। ये मात्र 19 वर्ष के थे करतार सिंह सराभा। चूंकि जो गदर पार्टी है वो पूरा पकड़ लिया जाता है, भंग हो जाता है ना गदर पार्टी, मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है। तो जो करतार सिंह सराभा है इनको मात्र 19 वर्ष की आयु में 1915 में अन्य क्रांतिकारियों के साथ फांसी दे दी जाती है। तो ये पंजाब के थे और भगत सिंह जो हैं करतार सिंह सराभा को अपना आदर्श मानते थे, अपना आइडल मानते थे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये किनको अपना आदर्श मानते थे, तो करतार सिंह सराभा। और उसके बाद कानपुर आ गए, हम लोग देख रहे थे कानपुर। तो प्रताप नामक पत्रिका, अच्छा यहां पर जो है प्रताप जो पत्रिका है इसके वो संपादक बन जाते हैं। यहां उनकी हेल्प की थी गणेश शंकर विद्यार्थी ने। गणेश शंकर विद्यार्थी, ये नाम आप लोग याद रखेंगे, गणेश शंकर विद्यार्थी। ये जो है एक पत्रकार थे और इन्होंने, गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने ही भगत सिंह को पत्रकारिता के गुर सिखाए थे। तो ये ऐसे भी पूछा जा सकता है किसने इन्हें पत्रकारिता के गुर सिखाए, तो गणेश शंकर विद्यार्थी ने। और जब चंद्रशेखर आजाद यहाँ गए, कानपुर गए ना, कानपुर में, तो गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने इनकी काफी हेल्प की। एक तो इनको काम दिलवाया, काम सिखाया, और बाद में फिर भगत सिंह जो है काफी सारा लेख वगैरह भी वो लिखते हैं। यहां पर भगत सिंह जो है अपना नाम बदल करके रह रहे थे, अलग अपना छुपाने के लिए। अब वो यहीं पर कानपुर, चूंकि उस समय क्रांतिकारियों का गढ़ हुआ करता था, क्रांतिकारियों की राजधानी कहा जाता था कानपुर को, तो यहीं पर वो जो है HRA के संपर्क में आते हैं। HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसको हिंदी में बोलेंगे हिंदुस्तान प्रजातांत्रिक संघ। स्थापना किसने की थी, तो
अक्टूबर 1924 में सचिंद्रनाथ सान्याल, योगेश चंद्र चटर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खां, इन सब लोगों ने मिल करके हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। तो जो भगत सिंह है वो कानपुर में रहते हुए इनके संपर्क में भी आते हैं। अब देखिएगा, जो उनके जो माता पिता हैं वो जो हैं भगत सिंह को खोज निकालते हैं। भले वो नाम बदल के रह रहे थे, लेकिन फिर भी वो जो है उनको खोज निकालते हैं और किसी तरह से भगत सिंह को वापस बुला लेते हैं। ऐसा बताया जाता है कि भगत सिंह को बुलाने के लिए उनको चिट्ठी लिखी जाती है कि तुम्हारी जो माँ है वो उनका तबीयत खराब है, इस टाइप से। तो भगत सिंह जब वापस जाते हैं तो फिर उनकी जो माँ है उनको रोक लेती है कि बेटा मत जाओ, तुम्हारे चाचा वाचा गए, इस टाइप से अब तुम भी जाओगे। तो इस तरह से वो जो है काफी उनको इमोशनली मतलब बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। तो भगत सिंह जो है थोड़ा सा रुक जाते हैं, कुछ दिन वहीं रहते हैं कानपुर में, मतलब अपने गांव में लायलपुर में। अब इसके बाद क्या होता है, ये जो एचआरए है इन्होंने 1925 9 अगस्त 1925 काकोरी कांड, क्या हुआ था, काकोरी ट्रेन को लूटा गया था ना, जिसमें ब्रिटिश खजाना जा रहा था। ब्रिटिश खजाना क्या, वो तो भारत का खजाना था, भारत के धन को लूट करके अंग्रेज जो है लेके जा रहे थे। तो इन क्रांतिकारियों ने उस खजाने को लूट लिया, क्योंकि क्रांतिकारियों को पैसों की बड़ी दिक्कत होती थी, कोई चंदा वगैरह इनको देता नहीं था। तो इससे जो है इस घटना के बाद जो एचआरए के हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के बड़े बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, ये सब जो है इनको फांसी दे दी जाती है। अशफाक उल्लाह खां, इसके बाद जो सचिंद्रनाथ सान्याल हैं, योगेश चंद्र चटर्जी हैं, इन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है, काला पानी भेज दिया जाता है। लेकिन जो चंद्रशेखर आजाद जो इस काकोरी कांड में शामिल थे वो जो है बच निकलने में कामयाब हो जाते हैं। तो इस तरह से ये जो एचआरए है जो कि 1924 में फाउंड हुआ था, ये एक प्रकार से टूट जाता है, बिखर जाता है, सब कुछ बर्बाद हो जाता है। अब भगत सिंह चूंकि इसमें नए नए जुड़े हुए थे और उनके जो माता पिता हैं वो उनको वापस बुला लेते हैं। अब भगत सिंह जो है यहाँ चुप नहीं बैठते हैं, जैसे वो एक तो भाई इनका ये टूट गया, संगठन टूट गया, दूसरा भगत सिंह को उनके माता पिता बुला रहे होते हैं, मतलब कि अपना साथ नहीं छोड़ रहे थे कि कहीं जाने नहीं देंगे, इस टाइप से। तो भगत सिंह क्या करते हैं, वो पंजाब में ही एक संगठन स्थापित करते हैं जिसका नाम था नौजवान सभा। मैं यही लिखूंगा आगे, नौजवान सभा या फिर नौजवान भारत सभा। मैं खाली नौजवान सभा लिखूंगा, कई पुस्तकों में नौजवान भारत सभा भी मिलता है। तो इसकी स्थापना की भगत सिंह ने कब, 1926 में। अब इस संगठन का उद्देश्य क्या था, नौजवान सभा का जो संगठन था इसके उद्देश्य क्या था, तो लोगों को राजनीतिक रूप से जागरूक करना, लोगों को जो है बताना कि ये जो अंग्रेज सरकार है ये हमारा किस तरह शोषण कर रही है और हम जो है इनको देश से बाहर निकालेंगे और अपनी यहाँ के लोगों की सरकार स्थापित करेंगे। तो ये नौजवान सभा का उद्देश्य था। अच्छा, इस नौजवान सभा को स्थापित करने में भगत सिंह का किन किन लोगों ने साथ दिया था, उनका नाम आप लोग याद रखिएगा। एक तो थे यशपाल, ये भी बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। छबिल दास, यशपाल और छबिल दास भगत सिंह, इन लोगों ने मिलकर के नौजवान सभा को स्थापित किया। बाद में फिर जो सुखदेव थे, भगवती चरण वोहरा हो गए, राजगुरु हो गए, जय गोपाल हो गए, ये सब भी जो है इसके साथ जुड़ जाते हैं। फिर चंद्रशेखर आजाद जी तो थे ही थे और जो दूसरे क्रांतिकारी थे वो सब भी इनसे जुड़ जाते हैं। ये पंजाब में इनका काफी ज्यादा प्रचार प्रसार किया जाता है। अब जो नौजवान सभा है, चूंकि भाई गांधी जी के जो विचार थे उसके हिसाब से इनको चलना नहीं था, ये थोड़ा सा हिंसा, थोड़ा क्या बहुत ज्यादा हिंसा करने को भी तैयार थे। जो नौजवान सभा थे, जो एचआरए थे, जो क्रांतिकारी थे, वो पूरी तरह हिंसा पर आधारित था। तो यहां क्या होता है, नौजवान सभा से लोग जो है काफी ज्यादा प्रेरित होते हैं, लोग जुड़ने लगते हैं, मतलब ये जो प्रचार प्रसार करते हैं उससे लोग जो है काफी प्रभावित होते हैं। अब वहां की जो सरकार है, पंजाब की स्थानीय सरकार, वो बड़ा डर जाती है कि भाई कौन है यार, इस टाइप से लोगों को बड़ा प्रभावित कर रहा है। तो भगत सिंह को वहां गिरफ्तार कर लिया जाता है। 1927 में भगत सिंह पहली बार गिरफ्तार हुए। उस समय क्या उम्र रही होगी उनकी, 20 वर्ष। तो वो जो है गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, उनको जेल में बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता है कि बताओ तुम्हारे साथी कौन कौन है, कहां तुम्हारा ठिकाना है, इस टाइप से। तो उस टाइम पे वो उतने बड़े क्रांतिकारी के रूप में नहीं उभरे थे, लेकिन पंजाब में जो नौजवान सभा के कारण वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो गए थे। तो उनको जो है पूछा जाता है, टॉर्चर किया जाता है, लेकिन वो मुंह नहीं खोलते, कुछ बताते नहीं है। अब यहां पर जो 1927 में जब ये गिरफ्तार हुए थे ना, तो इनके जमानत के लिए 60,000 रुपए की मांग की गई थी। 60,000,
60,000, माफी चाहूंगा 60,000। तो 60,000 उस जमाने में बहुत बड़ी रकम होती थी, 60,000, 60,000। लेकिन उनके जो पिता थे सरदार किशन सिंह, चूंकि उनके पास बहुत सारी जमीन वगैरह थी, खेती बाड़ी बहुत अच्छी थी, तो हो सकता है उन्होंने कुछ जमीन वगैरह बेच करके इस रकम का इंतजाम किया और अपने बेटे को छुड़ा लिया। एक आप लोगों ने फोटो देखा होगा, जो सरदार भगत सिंह है ना, जो खाट में बैठे हुए हैं, उनके बाल लंबे हैं, जो सरदार लोग का होता है लंबे बाल, उन्होंने पगड़ी नहीं पहनी हुई है, ऊपर ऐसा कुछ बांधा हुआ है जो सरदार लोग बांधते हैं, वो खाट में बैठे हुए हैं और उस तरह से वो पूरे सरदार वाले वेश में है। तो वो वाला जो फोटो है ना, वो इसी समय का है, 1927 का। बाद में जब वो दिल्ली जेल में रहते हैं, फिर लाहौर जेल में जब रहते हैं बाद में, उस समय तो भाई उन्होंने अपना रूप बदल लिया था। वो फिर वो जो हेट वाली जो फोटो आती है, बताऊंगा मैं वो। तो ये 60,000 दे करके इनको जो है छुड़ा लिया जाता है। बाद में इनके जो पिता हैं वो बोलते हैं कि भाई तुम जो है अपना यहाँ रहो, मस्त रहो, ये सारा काम मत करो, इस टाइप से। क्योंकि जो सरदार किशन सिंह थे ना, इनके जो पिता हैं, उन्होंने बहुत कुछ देखा था, बहुत कुछ झेला था। हालांकि वो चाहते थे कि देश आजाद हो, उनका वो भी राष्ट्रवादी थे, लेकिन देखो उनके जो 3 भाई थे वो इस काम में लगे हुए थे, और जो सरदार किशन सिंह थे उन्हीं के ऊपर सारे परिवार का बोझ था। तो उन्होंने अपने भाइयों की पत्नियों को, बच्चों को, अपनी मां को एक अपना कोई जो बाहर रहता है, इस टाइप का काम करता है, तो जो दुख होता है, जो पीड़ा होता है, वो चीज जो है सरदार किशन सिंह ने देखा था। और वो नहीं चाहते थे कि भगत सिंह भी जो है उसी राह पे चले, और उनकी जो मां है, उनकी जो बहनें हैं, भाई हैं, वो भी जो है उसी टाइप का चीज करें। तो किशन सिंह एक तरफ चाहते थे कि ऐसा चीजें हो, लेकिन दूसरी तरफ मोह भी जो है वो नहीं छोड़ पा रहे थे। लेकिन जो भगत सिंह थे वो भी भाई, उनके शरीर में भी तो उन्हीं का खून दौड़ रहा था ना। तो जो भगत सिंह है, अब फिर से वो अपने काम में जुट जाते हैं। अब एक बार फिर से वो निकल पड़ते हैं, चूंकि पार्टी बर्बाद हो चुकी है, एचआरए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो अब जो है फिर से संगठन खड़ा करना होता है। तो यहां पर जो चंद्रशेखर आजाद हैं, उनके साथ मिल करके भगत सिंह जो है पूरे देश भर के जितने भी क्रांतिकारी संगठन है उनसे संपर्क साधते हैं, और सबको जो है दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में इकट्ठा करते हैं। एकदम गुप्त रूप से मीटिंग बुलाई जाती है, गुप्त, क्योंकि भाई उस समय जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसकी बैठकें तो बिल्कुल पहले अखबार वगैरह में छप जाता रहा होगा कि फला जगह में कांग्रेस का अधिवेशन होगा, कलकत्ता में होगा, बंबई में होगा, इस टाइप से वो पहले से होता था। लेकिन जो क्रांतिकारियों के जो मीटिंग वगैरह होता था, बैठक होता था, वो बड़ा गुप्त तरीके से होता था, सूचना भी गुप्त तरीके से पहुंचाया जाता था। जबकि कांग्रेस की जो भी बैठकें होती थी वहां पर तो अंग्रेज वहां सिक्योरिटी भेज देते थे, कोई वो लोग जो है उपद्रव ना करे। जबकि यहां पर ऐसा कुछ होता था, क्रांतिकारियों को तो पकड़ने के लिए आ जाते थे। तो दिल्ली में सितंबर 1928 यहां पर जो है एचएसआरए का स्थापना होता है। देखो एचएसआरए ये जो है एचआरए का ही एक थोड़ा सा इसमें ही फेरबदल किया गया था। एचआरए इसमें जो है एस जोड़ दिया गया। एचआरए मतलब हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, यहां पर समाजवादी शब्द जोड़ दिया गया, सोशलिस्ट शब्द, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जो कि सन 1928 में गठित हुआ। इसके संस्थापक थे चंद्रशेखर आजाद, और एक प्रमुख संस्थापक सदस्य के रूप में थे सरदार भगत सिंह। क्योंकि नौजवान सभा के कारण वो बहुत ज्यादा उनमें दिखने लगा कि भाई ये लीडरशिप कर सकते हैं, सबको लेकर के चल सकते हैं। तो यहां पर चंद्रशेखर आजाद के बाद जो भगत सिंह हैं वो एक बहुत बड़ा नाम के रूप में उभरते हैं। जो एचएसआरए थे ना, इनके जो हेड थे वो चंद्रशेखर आजाद थे, ध्यान रखेंगे इस चीज को। तो एचएसआरए इसका गठन होता है दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में। दिल्ली में ना फिरोज शाह कोटला, जो फिरोज शाह तुगलक वाला, तो वहीं पर जो है गुप्त रूप से ये बैठक आयोजित की गई थी। यहां पर बंगाल के क्रांतिकारी भी आए हुए थे, जो दक्षिण भारत है उधर से भी क्रांतिकारी आए हुए थे, पूरे देश भर के क्रांतिकारी यहां पर इकट्ठे हुए थे। अब एचएसआरए का गठन होता है। यहां पर जो है भगत सिंह, ये जो समाजवाद शब्द जोड़ा जाता है, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ, तो वो यहां पर अपना उद्देश्य बताते हैं कि भाई हम लड़ किस लिए रहे हैं, हम जनता के लिए लड़ रहे हैं। और उस समय क्या था, जो जनता है ना वो इन क्रांतिकारियों को आतंकवादी समझती थी। दरअसल क्या है कि जो अंग्रेज हैं वो इनको आतंकवादी
कहेगी। अब भाई आप सरकार के विरुद्ध कुछ कर रहे हो, भले आपका उद्देश्य सही हो, लेकिन सरकार तो आपको आतंकवादी ही मानेगी ना। अब जो भारत की जो जनता है वो भी इनको आतंकवादी ही कहती थी। यहां तक कि जो कांग्रेस के जो नेता थे, जो पढ़े लिखे समझदार लोग थे, जो समझते थे कि ये लोग जो है देश हित में काम कर रहे हैं, देश हित में ही हत्याएं कर रहे हैं, देश हित में अपना बलिदान कर रहे हैं, वो नेता भी इनको आतंकवादी कहते थे। तो भारत की जनता के मन मस्तिष्क में इन क्रांतिकारियों के लिए अच्छी छवि नहीं थी। वो जो है इनको आतंकवादी समझते थे, लुटेरा समझते थे, डाकू समझते थे। देखो क्या था ना, शुरुआत के जो क्रांतिकारी थे वो जो है पैसा वगैरह प्राप्त करने के लिए, धन इकट्ठा करने के लिए भारत के जो धनी लोग होते थे, अधिकतर इसमें जो थोड़े से बुरे टाइप के लोग होते थे, जो जमींदार हो गए, साहूकार हो गए, सूदखोर हो गए, कोई व्यापारी हो गया जो लोगों को थोड़ा परेशान करते हैं, उस टाइप के लोगों को ज्यादा लूटा करते थे। और कई बार थोड़े से जो नॉर्मल लोग हैं, जो ठीक ठाक रहते हैं, सीधे साधे लोग हैं, वैसे लोगों को भी लूटा गया था। तो इससे जो है क्रांतिकारियों की छवि बहुत ज्यादा खराब थी। तो इसकी पहल जो है राम प्रसाद बिस्मिल जी ने की थी। जब 1924 में एचआरए बना और उसके बाद फिर काकोरी ट्रेन डकैती का जब योजना बना, तो उस समय राम प्रसाद बिस्मिल जी ने बोला था कि हम जो है अपने देश के लोगों को लूटते हैं, इसीलिए जो है हमको आतंकवादी कहा जाता है। अब से हम जो है सरकार को ही लूटेंगे, क्योंकि वो भी हमारा पैसा है, देश का पैसा है, देश के लिए खर्च करना है अपने को, अपने लिए नहीं करना है। तो राम प्रसाद बिस्मिल जी ने क्रांतिकारियों की छवि सुधारने की कोशिश की थी। और उसी चीज को जो है सरदार भगत सिंह भी आगे बढ़ाते हैं कि हम देश के लिए लड़ रहे हैं, और देश की जनता हमको क्या समझती है, आतंकवादी। हमको जो है जनता के साथ जुड़ना होगा, जनता की सहानुभूति हमको प्राप्त करना होगा। तो ये चीज है, समाजवादी चीज ये जोड़ते हैं और बताते हैं कि भाई हमको किस तरह से, किस तरह का समाज स्थापित करना है, मतलब कि वही पूरे देश में समानता हो, इस टाइप से। अब जो है HSRA इसका गठन हो जाता है सितंबर 1928 में। पूछा जाएगा, अगर आपसे पूछे, देखो ये क्वेश्चन में काफी सारे बच्चे फंसते हैं। HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसकी स्थापना की थी सचिंद्रनाथ सान्याल और योगेश चंद्र चटर्जी। ये दो नाम विशेष हैं किसमें, HRA में। वही तीसरा नाम राम प्रसाद बिस्मिल, चौथा नाम पंडित चंद्रशेखर आजाद। ये चार लोगों का नाम आपको याद रखना है, विशेष करके सचिंद्रनाथ सान्याल और योगेश चंद्र चटर्जी। उसके बाद जब HSRA पूछे ना, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जो 1928 में गठित हुआ था, चंद्रशेखर आजाद, दूसरा नाम भगत सिंह। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, बड़े इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अब देखिएगा इसके बाद क्या होता है, साइमन कमीशन का भारत में आगमन होता है। साइमन कमीशन, देखो क्या था कि जो ब्रिटिश सरकार थी वो बीच बीच में ना कुछ अधिनियम वगैरह लाते थे, कुछ कानून वगैरह लाते थे भारतीयों के हित के नाम पर। बोलते थे कि तुम्हारे हित में, तुम्हारे लिए ये सब कानून अच्छा है। जैसे कि 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। तो क्या होता था, हर 10 साल में इसको आना था। शुरू में 20-20 साल में आता था, फिर 10-10 साल में। तो इस टाइप से लोग करते रहते थे, बदलते रहते थे। तो 1919 में जो भारत शासन अधिनियम आया, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, तो उसको जो है 10 वर्ष पूरे होने वाले थे। ये जो साइमन कमीशन है 1927 में गठित हुआ था, तो 10 वर्ष पूरे होने वाले थे। इसी कारण से साइमन कमीशन का गठन किया जाता है। इस तरह के कमीशन का गठन के विषय में 1919 के अधिनियम में ही बता दिया गया था कि 10 वर्ष पूरे होने से पहले हम जो है ऐसा कोई कमीशन गठित करेंगे जो कि जांच करे कि ये इस अधिनियम की जो धाराएं हैं, जो भी चीजें हैं, वो सही तरीके से काम कर रही है या नहीं, भारतीयों के हित में है या नहीं। तो इस कारण से ये कमीशन गठित किया जाता है। इसका जो अध्यक्ष था वो साइमन था, इसी कारण इसको साइमन कमीशन बोला गया। अब देखिएगा, ये 1927 में इसका गठन हुआ और 1928 में ये जो है भारत पहुंचता है। 1928 में भारत पहुंचा। अब इसमें टोटल 7 सदस्य थे। साइमन कमीशन में टोटल 7 सदस्य थे, जो कि भारतीयों के हित में था, ऐसा अंग्रेज बोल रहे थे। भारतीयों के हित में है, तुम्हारे लिए अच्छा है, इस टाइप से। लेकिन इस साइमन कमीशन में एक भी भारतीय नहीं था। मतलब आप लोग जो है भारतीयों के बारे में बात करोगे, भारतीयों के लिए कानून बनाओगे, लेकिन उस कमीशन में, उस कमेटी में कोई भी सदस्य भारतीय नहीं है। तो इस चीज का पूरे भारत में बहुत ज्यादा विरोध हुआ। जैसे ही ये कमीशन बंबई बंदरगाह पहुंचा, वहीं से जो है इसको विरोध का सामना करना पड़ा। अब जो पंजाब में लाला लाजपत राय, भाई उन्होंने जो है मोर्चा संभाल लिया। साइमन वापस जाओ के नारे लगाए गए, मतलब कि साइमन कमीशन का पुरजोर विरोध किया गया। अब यहां पर जो क्रांतिकारी थे
भगत सिंह थे यहाँ पर, मतलब अधिकतर जो बड़े बड़े क्रांतिकारी थे उस समय लाहौर में थे और ट्रेन वगैरह से आना जाना काफ़ी सुलभ था, तो वो कहीं भी आराम से पहुंच जाया करते थे अपना रूप वगैरह बदल करके। तो सारे जो क्रांतिकारी हैं वो यहाँ लाला जी का समर्थन में खड़े होते हैं। जो भगत सिंह हैं, सुखदेव हैं, राजगुरु हैं, ये सब भी जो है लाला जी के साथ इस साइमन कमीशन का विरोध करते हैं। अब क्या होता है, 30 अक्टूबर 1928 30 अक्टूबर 1928 को लाला लाजपत राय जी के नेतृत्व में लाहौर में एक जुलूस निकाला गया साइमन कमीशन के विरोध में। अब यहां पर क्या होता है कि एक अंग्रेज पुलिस वाला जो एसपी था, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जो पुलिस अधीक्षक, वो था स्कॉट, उसका पूरा नाम था जेम्स स्कॉट। नाम आप लोग याद रखना चाहें तो रख सकते हैं, जेम्स ए स्कॉट। मैं यहां लिख देता हूं, जेम्स ए स्कॉट। ये क्या था, एसपी, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो इसकी ड्यूटी लगी हुई थी, मतलब एसपी है, मतलब जिले का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी। तो इस जेम्स ए स्कॉट के आदेश पर जो जुलूस होता है उस पर लाठियों की बौछार कर दी जाती है, लाठियों से मारा पीटा जाता है जुलूस में जितने भी लोग होते हैं। स्पेशली ये जो जेम्स ए स्कॉट है बोलता है कि ये जो लीडर है इनका, उसको भी मारो, भयंकर मारो। बेचारे उस समय इनकी जो उम्र है, जो लाला लाजपत राय जी की जो उम्र है वो बहुत ज्यादा हो गई थी, बूढ़े हो गए थे, जो कि लीड कर रहे थे, उनको भी जो है डंडे से पीटा जाता है इसके आदेश पर। जो लाला जी हैं वो बहुत बुरी तरह से घायल हो जाते हैं, उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है, लेकिन वो जो है सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। लगभग 18 दिन बाद 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय जी ये जो है इनकी मृत्यु हो जाती है, बुरी तरह से घायल हो गए थे। अब जो क्रांतिकारी हैं, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे भगत सिंह हो, चाहे सुखदेव हो, चाहे राजगुरु हो, चाहे यशपाल हो, भगवती चरण वोहरा हो, वो सब जो है बहुत ज्यादा टूट जाते हैं, क्योंकि उस समय ना देश के जितने बड़े बड़े नेता थे ना, उनमें कुछ गिने चुने थे जो कि इनका सपोर्ट करते थे क्रांतिकारियों का। उनमें एक बड़ा नाम था लाला लाजपत राय जी, ये जो है क्रांतिकारियों का बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे। सुभाष चंद्र बोस वो भी इनका सपोर्ट करते थे, लेकिन उनका करियर भी लगभग इसी समय शुरू हुआ था। हालांकि वो भगत सिंह से इनसे थोड़े बड़े थे कुछ वर्ष, लेकिन उनका जो करियर है वो भी जो है इसी समय शुरू हुआ था, तो उनका उतना चलता नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने जितना हो सके इनका सपोर्ट किया था, इनका सहयोग किया था, समर्थन किया था। तो लाला जी की मृत्यु जो है क्रांतिकारियों के लिए बहुत बड़ी घटना थी। तो यहां पर जो है पूरे देश के जो नेता हैं, जो कांग्रेस के नेता हो गए, दूसरे बड़े बड़े नेता हो गए, लाला जी की मौत की निंदा करते हैं, हम भाई इस घटना की निंदा करते हैं। आज भी कुछ भी होता है ना, हमारे देश के जो नेता हैं क्या बोलेंगे, मैं इस घटना की कड़ी निंदा करता हूं, कड़ी निंदा, कुछ करेंगे नहीं, बस कड़ी निंदा करेंगे। तो यहां पर जो है ये जो क्रांतिकारी हैं ये बोलते हैं कि खाली निंदा करने से काम नहीं चलेगा, हमको दिखाना होगा कि हम भी कुछ कर सकते हैं। तो यहां पर लाला लाजपत राय जी के मृत्यु नहीं, हत्या का बदला लेने की ठानी जाती है। अब पूरा प्लान बनाया जाता है कैसे किया जाएगा। तो यहां पर चंद्रशेखर आजाद, अच्छा ये कब की घटना है, तो 17 दिसंबर, देखो दिन चुना जाता है 17 दिसंबर, मतलब कि लाला जी की मृत्यु हुई थी 17 नवंबर 1928 को, और इनके हत्या का बदला लेने के लिए दिन चुना जाता है ठीक एक महीने बाद का, 17 दिसंबर 1928 का। अब यहां पर जो सुखदेव है वो पूरा प्लान बनाता है कि कौन कैसे क्या करेगा, और यहां पर राजगुरु और भगत सिंह इन दोनों को काम दिया जाता है कि तुम दोनों जो है स्कॉट को गोली मारोगे। कौन, भगत सिंह और राजगुरु। वहीं एक और क्रांतिकारी थे जय गोपाल। तो जय गोपाल को काम दिया जाता है कि वो स्कॉट को पहचाने। मैं नाम लिख देता हूं जय गोपाल का, ये इंपॉर्टेंट नाम है क्योंकि भूल जाते हैं काफी सारे बच्चे। वैसे आप लोगों को सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, इनके नाम को तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, सभी लोग इनको जानते हैं। हर भारतीय इनको पहचानता है। तो
जो जयगोपाल है, कितने लोग शामिल थे? 5 लोग शामिल थे। वैसे तो बहुत सारे लोग थे, लेकिन स्पेशली जो है इसमें 5 लोग शामिल थे टोटल। जो सुखदेव हैं वो प्लानिंग करते हैं, किस तरह से मारा जाएगा, किधर से भागेंगे, कौन क्या करेगा, ये सुखदेव का प्लान होता है। जो भगत सिंह है और राजगुरु, ये दोनों जो हैं टारगेट को हिट करेंगे, मतलब कि गोली चलाएंगे, स्कॉट को मारेंगे। भगत सिंह और राजगुरु, भगत सिंह को जो है शुरू करना था, मतलब कि पहले भगत सिंह को गोली मारना था, बाद में राजगुरु को। उसके बाद जो जयगोपाल है, इनका काम क्या था, जो स्कॉट है उसको पहचानना। अब उस टाइम पे भाई गूगल वगैरह तो था नहीं कि किसी का भी फोटो जो है आप गूगल से देख लो, हाँ ये है स्कॉट, जाके मार दो। तो जयगोपाल को काम दिया गया कि वो स्कॉट को पहचानेगा और इशारा करेगा कि वो आ रहा है। अब जो चंद्रशेखर आजाद है, उनका काम क्या था, बैकअप, वो पीछे रहेंगे, अगर कुछ गड़बड़ होता है तो वो संभालने के लिए। तो टोटल 5 लोग। सुखदेव ने प्लानिंग की, जयगोपाल को पहचानना था, भगत सिंह और राजगुरु को गोली मारना था, और जो चंद्रशेखर आजाद है वो बैकअप। अब जो दिन आता है 17 दिसंबर 1928, तो जो जयगोपाल है ना, इससे एक थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, वो स्कॉट को पहचान नहीं पाता है गलती से। उस समय जो जॉन पी सॉन्डर्स, यहां लिख देता हूं मैं, जॉन पी सॉन्डर्स, ये भी एक बहुत बड़ा अधिकारी था। जॉन पी सॉन्डर्स ये एएसपी था, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जॉन पी सॉन्डर्स। तो जो जयगोपाल है, जब वो जॉन पी सॉन्डर्स आता है तो उसको लगता है कि यही स्कॉट है, और वो भगत सिंह लोग को इशारा कर देता है कि टारगेट आ रहा है। अब ये जो घटना घटित हुआ था ना, ये सॉन्डर्स को मारने का, ये बड़ा मजेदार तरीके से हुआ था। आप लोगों ने मूवी वगैरह में भी देखा होगा। जो जयगोपाल है वो साइकिल से जाता है, और जहां से उसको आने का होता है सॉन्डर्स को, मतलब स्कॉट को, तो वहां पर ऐसा बिहेव करता है कि उसकी साइकिल खराब हो गई, तो थोड़ा सा उसको मरम्मत किए टाइप का वहां बैठ जाता है। और जैसे ही आता है सॉन्डर्स, इसको लगता है कि स्कॉट है, वो जो है इशारा करके निकल लेता है जयगोपाल। उसका वही काम था, इशारा करके निकल जाना, जिसका जो काम था उसको वो किए जा रहा था। और जो भगत सिंह और राजगुरु हैं उनको फिर हिट करना था। अब जैसे ही स्कॉट की जगह सॉन्डर्स आता है, भगत सिंह पहचान जाता है कि भाई ये तो स्कॉट है, नहीं है, ये स्कॉट नहीं है, कोई दूसरा है, सॉन्डर्स है। लेकिन जो राजगुरु है वो जो है आगे आकर के गोली चला देता है। अब जो है भगत सिंह को भी गोली चला देना पड़ता है, और जो सॉन्डर्स है वहीं पर अपनी बाइक के साथ गिर जाता है। वो अपनी फटफटी में आ रहा था, पुराने जमाने वाला फटफटी। अब ये लोग चूंकि काम खत्म हो गया, भले स्कॉट नहीं मारा गया, सॉन्डर्स मारा गया, तो ये लोग जो है अपना काम करके भागते हैं। डीएवी स्कूल था, डीएवी स्कूल या फिर नेशनल कॉलेज, उसके गैलरी से, उसका मतलब जो कैंपस है उस तरफ से भागना था, दीवार वगैरह फांद करके। तो ये लोग भागते हैं, लेकिन एक पीछे ना एक पुलिस वाला, मतलब एक सिपाही जो कि भारतीय था, जिसका नाम था चानन सिंह, यहां लिखूं चानन सिंह, ये जो है पीछा करता है इनका। जैसे ही गोली चला होगा तो ये आवाज सुनकर के बाहर निकलता है, तो देखता है उसका जो साहब है वो नीचे गिरा हुआ है। तो ये फिर जो है चानन सिंह पीछा करता है इनका। लेकिन जो भगत सिंह है और राजगुरु, ये दोनों जो है सकुशल निकल जाते हैं। जो चंद्रशेखर आजाद है, जो बैकअप के लिए थे और इस तरह का कुछ भी होगा उसको संभालने के लिए, तो वो जो है आगे आ जाते हैं। चानन सिंह को रोकने की कोशिश करते हैं कि तुम भारतीय हो, तुम हिंदुस्तानी हो, तुम वापस लौट जाओ, मैं तुमको नहीं मारूंगा। लेकिन जो चानन सिंह है वो बेचारा मतलब एक असमंजस की स्थिति में पड़ जाता है। एक तरफ अंग्रेजों का नमक खाए, एक तरफ देश, इस टाइप से क्या करे क्या ना करे। अगर वो वापस जाता है, भाग जाता है, तो कल को उसके ऊपर इंक्वायरी बैठेगी कि भैया तू पकड़ा नहीं, तेरे पास था, इस टाइप से। तो जो चंद्रशेखर आजाद है, न चाहते हुए भी इस चानन सिंह को गोली मारना पड़ता है। ये फिर वहीं ढेर हो जाता है, फिर ये लोग सब जो है बच के निकल जाते हैं। तो इस तरह से जेम्स ए स्कॉट के जगह जॉन पी सॉन्डर्स ये मार दिया जाता है। हालांकि ये भी एक बहुत बड़ा अधिकारी था, और उस दिन ये भी था, मतलब जिस दिन ये काम हुआ था, मतलब लाला जी के ऊपर लाठियां चलाई गई थी, उस दिन ये भी था। तो इसको मारा गया। तो अब यहां पर ये लोग जो है प्रचार प्रसार करते हैं कि हमने जो है लाला जी की हत्या का बदला ले लिया। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, फिर मैं इसको क्लीन करता हूं और आगे बढ़ते हैं। तो अब जो है ये घटना घटित हुआ 17 दिसंबर 1928। अब चूंकि भाई इतने बड़े पुलिस अधिकारी, एएसपी, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, मतलब कि उप पुलिस अधीक्षक या सहायक पुलिस अधीक्षक, इसकी हत्या हुई है। तो धरपकड़ शुरू होता है। लाहौर में जितने भी हॉस्टल वगैरह होते हैं, जो भी जवान लड़के होते हैं, किराए वगैरह में रहते हैं, सबको जो है पूछताछ किया जाता है। बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। अब जो क्रांतिकारी हैं, इनको जो है सकुशल लाहौर छोड़ के भागना था, क्योंकि लाहौर को
चारों तरफ से घेर लिया था, जो भी रेलवे स्टेशन था, बस स्टेशन था, मतलब कि लाहौर से जाने वाले तमाम रास्तों पर पुलिस की घेराबंदी शुरू हो गई थी। अब इनको जो है सुरक्षित यहां से निकलना था, लाहौर में रहेंगे तो पकड़े जाने का डर था। वैसे किसी ने इनको पहचाना नहीं था, मतलब जो पेपर वगैरह में खबर छपा कि कुछ लड़कों ने, जिसमें एक सिख लड़का भी था, इन्होंने जो है एक पुलिस अधिकारी की हत्या कर दी, इस टाइप से छपा था। कोई मतलब देखा नहीं था, हाँ कुछ लोगों ने देखा था, लेकिन वो भी पहचान नहीं पा रहे थे कि कौन था। तो किसी के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं था कि किसने मारा, लेकिन फिर भी लाहौर में रहना खतरा था फिलहाल के लिए। तो ये लोग जो है 19 दिसंबर 1928 को बड़े ही एकदम नाटकीय तरीके से जो है लाहौर से निकल पड़ते हैं। आप लोगों ने फिल्म में भी देखा होगा कि जो भगत सिंह है वो अपना पूरा जो सरदार वाला वेश है उसको बदल देते हैं, मतलब कि वो अपने बाल वगैरह कटवा लेते हैं, दाढ़ी वगैरह कटवा लेते हैं, पगड़ी वगड़ी हटा लेते हैं। देखो एक जो सिख के लिए ना, एक सरदार के लिए उसका जो पगड़ी होता है, दाढ़ी होती है, उसकी जो बाल होता है, ये धार्मिक रूप से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। लेकिन यहां पर जो सरदार भगत सिंह थे, उन्होंने देश के सामने अपने धर्म को भी जो है पीछे छोड़ दिया, मतलब कि धर्म बाद में, पहले देश, पहले जो है हम अपने वतन को, अपनी मातृभूमि को आजाद कराएंगे, इस टाइप के उनके विचार थे। तो वो वहां पर अपने बाल वगैरह कटवा लेते, दाढ़ी वाड़ी सब हटा लेते, जो हाथ में कड़ा वगैरह पहनते, मतलब जो सिखों का जो निशानी होता है वो सारा चीज को वो जो है हटा देते। और बिल्कुल एक जैसे अंग्रेज होता है ना, उस टाइम के जो एनआरआई लोग होते थे, जो भारत के लोग जो विदेश जाते थे, तो बिल्कुल उस टाइप का वेश वो धारण कर लेते, टोप पहनना, उसके बाद वो सूट बूट, इस टाइप से। अब प्लान ये बनाते हैं लाहौर से निकलने के लिए। भगवती चरण वोहरा जो इनके साथी थे, तो उनकी पत्नी थी दुर्गावती देवी। ये भी जो है काफी क्रांतिकारी महिला, इनको हम मानेंगे दुर्गावती देवी को, इनकी भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो दुर्गावती देवी भगवती चरण वोहरा की पत्नी थी। इनको क्रांतिकारी सब जो है दुर्गा भाभी कह करके बुलाया करते थे। अब प्लान ये बनता है कि जो भगत सिंह हैं और दुर्गावती देवी, ये दोनों जो हैं एक कपल के रूप में, मतलब विवाहित जोड़ा के रूप में, शादीशुदा पति पत्नी के रूप में, साथ में इनका जो बेटा होता है सची, वो इनके साथ जाएगा। मतलब भगत सिंह, दुर्गावती देवी, इनका बेटा, ये तीनों साथ में जो है राजगुरु, वो इनका नौकर बनेगा। तो इस तरह से ये प्लान बनता है। चंद्रशेखर आजाद वो जो है साधुओं की टोली के साथ साधु बनकर के उनके साथ भिड़ जाते हैं। अब सबके सब जो है रेल में बैठ करके निकल जाते हैं। अब रेलवे स्टेशन में पुलिस का पहरा होता है, लेकिन जो सरदार भगत सिंह हैं, दुर्गावती देवी हैं, राजगुरु हैं, इन्होंने इस तरह से गेटअप बदला हुआ था और पूरी कॉन्फिडेंस के साथ ये पुलिस अधिकारियों के सामने से ही निकल पड़ते हैं, लेकिन किसी को भी पता नहीं चलता। ये लोग जो है सकुशल लाहौर से निकल पड़ते हैं, कलकत्ता चले जाते हैं यहां से। तो ये 19 दिसंबर 1928 को निकल गए थे, कलकत्ता पहुंच जाते हैं। फिर वहां पर वहां के जो क्रांतिकारी हैं उन लोगों के साथ मीटिंग वगैरह होती है, आगे की प्लानिंग शुरू होती है। अब इसी समय ना जो ब्रिटिश सरकार है वो दो कानून ला रही थी, दो नए कानून, दो नए बिल ला रही थी। ये आपको नाम याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। पब्लिक सेफ्टी बिल, पब्लिक सेफ्टी बिल, जन सुरक्षा कानून इसको बोलेंगे ना, पब्लिक सेफ्टी बिल। दूसरा था ट्रेड डिस्प्यूट बिल, ट्रेड डिस्प्यूट बिल। तो ये दो कानून जो है ब्रिटिश सरकार ला रही थी। वैसे तो इसका भारत के जो नेता हैं जो विधान परिषदों में थे वो भी काफी विरोध कर रहे थे, लेकिन जो वायसराय था उस समय लॉर्ड इरविन, वो जो है अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग करते हुए इन दोनों कानूनों को पारित करवाने वाला था। मतलब कि किसी भी तरह से वो जो है इसको पारित करवाने वाला था। अगर वो विधान परिषद से पारित नहीं होता है तो वायसराय जो है अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग करके इसको पारित करवाने वाला था। अब देखो जो पब्लिक सेफ्टी बिल है ना, इसके द्वारा क्या होना था, क्योंकि उस समय क्रांतिकारी गतिविधियां बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, तो इन सब चीजों को रोकने के लिए इस पब्लिक सेफ्टी बिल के आधार पर किसी भी व्यक्ति को जो थोड़ा सा भी संदेहास्पद हो उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। देखो जो रौलट एक्ट आया था ना, कुछ कुछ उसी टाइप का था ये पब्लिक सेफ्टी बिल, जन सुरक्षा कानून। मतलब अंग्रेज ये बोलते थे कि ये जो क्रांतिकारी हैं देश को आजाद कराने के नाम पर लूटपाट करते हैं, हत्या करते हैं, चोरी डकैती करते हैं, आतंक मचाते हैं, आतंकवादी बोलती थी ना, तो जनता की सुरक्षा के लिए ये बिल हम लोग ला रहे हैं, ऐसा बोल करके ये जो है पब्लिक सेफ्टी बिल ये लाया जा रहा था। दूसरा था ट्रेड डिस्प्यूट बिल। ट्रेड डिस्प्यूट बिल, इसके द्वारा भारत के जो मजदूर वगैरह हैं, क्योंकि उस टाइम पे जो मजदूर है ना
वो भी अपनी मांगों के लिए हड़ताल वगैरह किया करते थे। तो इससे भी जो अंग्रेज थे, चूंकि भाई जो फैक्ट्री वगैरह थे, चाहे भारतीय ने खोला हो चाहे अंग्रेजों ने खोला हो, अंग्रेजों को बहुत फायदा होता था। अब अगर मजदूर हड़ताल करे तो उससे नुकसान होता था। तो सरकार जो है नहीं चाहती थी कि मजदूर हड़ताल करें, तो इस ट्रेड डिस्प्यूट बिल से ना जो भी हड़ताल है, स्ट्राइक है, उसको गैर कानूनी घोषित कर दिया जाएगा। मतलब कि कोई हड़ताल कर ही नहीं सकता, अगर कोई करता है तो वो गैर कानूनी माना जाएगा। तो ये दोनों बिल जो हैं, एक तो भाई क्रांतिकारियों को दबाने के लिए, दूसरा जो मजदूर वर्ग है उसके मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा था। तो यहां पर क्रांतिकारी बोलते हैं कि भाई हमको जो है इसका विरोध करना चाहिए। ये चीज आया, एक तो भाई पब्लिक सेफ्टी बिल आया, तो क्रांतिकारियों के लिए बड़ा दिक्कत। अब जो यहां भगत सिंह, जो कि एक समाजवादी राष्ट्र के स्थापना का स्वप्न देख रहे थे, उन्होंने अपना दल भी बना लिया ना, HSRA, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ। तो समाजवाद में क्या है, सबको बराबर का हक मिलेगा, तो भाई उसमें मजदूर भी शामिल हैं। अब यहां भगत सिंह एक चीज बोलते हैं कि हम जो है सबके लिए लड़ रहे हैं, देश के लिए लड़ रहे हैं, मतलब सबके लिए लड़ रहे हैं। तो यहां मजदूरों की लड़ाई भी हमारी लड़ाई है, किसानों की लड़ाई भी हमारी लड़ाई है। भगत सिंह ना कौमी एकता पर भी बहुत ज्यादा विश्वास करते थे। कौमी एकता मतलब हिंदू मुस्लिम एकता। देखो जो क्रांतिकारी है ना, यहां पर कोई भी हिंदू, कोई भी मुस्लिम, कोई भी ऐसा जो धार्मिक भेदभाव बिल्कुल भी नहीं था। जबकि आप कांग्रेस में देखोगे तो थोड़ा सा ये चीज आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि कांग्रेस या फिर जो उस समय हिंदू महासभा बन गया था, मुस्लिम लीग बन गया था, तो ये चीजें जो है कहीं ना कहीं देश को बांटने का काम कर रही थी। और कई बार जो बड़े बड़े नेता हैं ना, कुछ इस टाइप का भाषण वगैरह दे देते थे जो कि किसी एक धर्म विशेष के लिए होता था, चाहे वो कांग्रेस के नेता हो या किसी भी दल के नेता हो। लेकिन जो क्रांतिकारी हैं उनमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। देखो राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल, इनके नाम के आखिर में जो बिस्मिल लगा हुआ है, ये मुस्लिम लोग लगाते हैं ना बिस्मिल, लेकिन राम प्रसाद जिनके नाम के साथ राम है, उन्होंने अपने नाम के बाद बिस्मिल जोड़ दिया। तो ये बिल्कुल कौमी एकता को दर्शाता है। तो भगत सिंह भी उसी चीज को मानते थे। भाई ये तो भगवान को ही नहीं मानते थे, नास्तिक हो गए थे बिल्कुल। इनका एक है ना, मैं नास्तिक क्यों हूं, एक लेख था, बड़ा फेमस भी हुआ था। तो ये दोनों बिल आए। भगत सिंह यहां बोलते हैं कि हमको जो है इसका विरोध करना है। भगत सिंह यहां पर अपना पूरा प्लान बताते हैं, सारा कुछ, कि हमको क्या करना है, कैसे करना है। खाली हम लोग जो है बंदूक से लोगों की, अंग्रेजों की हत्या कर करके हम देश को आजाद नहीं करा सकते। हमको अपनी विचारधारा से जो है लोगों को प्रभावित करना है, लोगों को हमसे जोड़ना है। मतलब कि जो भारत की जनता है वो हमसे जुड़ सके, हमारे प्रति सहानुभूति रख सके, तो उनका साथ हमको मिलेगा, तभी हम सफल हो पाएंगे। हम जो है छुप छुप करके गुप्त रूप से अंग्रेजों को मारते रहेंगे, कहीं लूटपाट करते रहेंगे, इससे कुछ होना जाना नहीं है। हमको अपनी जनता का समर्थन लेना है, जनता का सपोर्ट हमको मिलेगा तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये भगत सिंह की सोच थी। अब भगत सिंह बोलते हैं कि मतलब दूसरे लोग भी बोलते हैं, दूसरे क्रांतिकारी, ये हम कैसे करेंगे। तो यहां पर भगत सिंह बोलते हैं कि हमारे पास ये जो दोनों बिल हैं, ये बड़े अच्छा मौका है, सुअवसर है। हमको क्या करना है, इन दोनों बिल को जब विधान परिषद में, जो उस समय का जैसे भी लोकसभा राज्यसभा होता है, उस समय विधान परिषद या फिर विधानसभा बोला जाता था, तो यहां जिस दिन ये पारित होगा उस दिन वहां जाकर के हम लोग बम फोड़ेंगे। अब भगत सिंह ने ना जैसे ही बोला बम फोड़ेंगे, तो बहुत सारे क्रांतिकारियों को लगा कि हम जो है पूरा जो पार्लियामेंट है, जो उस समय का जो संसद भवन अभी भी, तो उसको उड़ा देंगे, ऐसा कुछ क्रांतिकारियों को लगा। तो वो बोले कि हाँ मजा आ जाएगा, इससे पूरा जो संसद भवन को ही उड़ा देंगे, तो विधान परिषद भवन को ही उड़ा देंगे, तो बड़ा मजा आ जाएगा इस टाइप से। लेकिन फिर भगत सिंह बताते हैं हमको ये नहीं करना है, किसी की जान नहीं लेना है, किसी बिल्डिंग को नहीं उड़ाना है। हमको जो है ये जो बम है, ये मामूली सा बम होगा, आवाज करने वाला होगा, खाली जगहों पर हम लोग फेंकेंगे। तो पहले तो बहुत सारे जो क्रांतिकारी थे अचंभे में रह गए कि भाई ये किस टाइप की बातें कर रहा है, बम फेंकना है, फोड़ना है, लेकिन उससे किसी को कुछ नुकसान ना हो, ये किस टाइप से। तो भगत सिंह यहां अपना पूरा प्लान बताते कि हम लोग जो है वो फ्रांसीसी क्रांतिकारियों से बड़े प्रभावित थे, लेनिन से बड़े प्रभावित थे, जो रसिया के थे ना लेनिन, जिन्होंने रूस में क्रांति ला दी थी लेनिन, तो उन सबसे बड़े प्रभावित थे। तो यहां पर जो है एक फ्रेंच क्रांतिकारी थे वेलियां, फ्रेंच क्रांतिकारी वेलियां। तो यहां पर जो वेलियां है ना, इसने लगभग 1890 के आसपास में
जो फ्रांस की संसद है वहां पर ऐसे ही बम फेंका था। वहां भी कोई कानून वगैरह पारित हो रहा था होगा, तो वेलिया ने जो है वहां पर बम फेंका खाली स्थानों पर, किसी की जान नहीं ली और बोला कि बहरों को सुनाने के लिए धमाका करना जरूरी है। तो यहां पर भगत सिंह बोलते हैं कि ये जो ब्रिटिश सरकार है ये बहरी है और इसको सुनाने के लिए हमको ये धमाका करना है, न कि किसी को मारने के लिए, ये वो बोलते हैं। तो ये जब चीजें समझ जाते हैं क्रांतिकारी तब फिर सपोर्ट करते हैं, अरे भाई ये तो बड़ा अच्छा है। अब यहां पर ये था कि ये बम फेंकने के बाद, बम फोड़ने के बाद वहां से भागना नहीं है, गिरफ्तारी देना है, गिरफ्तार होकर के जेल जाना है और जेल के बाद फिर भाई अदालत ले जाया जाएगा, पेशी होगी ना, कोर्ट में ले जाएंगे, मुकदमा चलेगा। तो उस टाइम पर जब मुकदमा चलेगा तो हमारी जो विचारधारा है उसको हम लोग जो है बताएंगे, मतलब वहां पूछा जाएगा कि भैया तुमने काहे को बम फोड़ा, हम बताएंगे कि हमारी जो सरकार है बहरी हो गई है उसके लिए हमने बम फोड़ा। तो पूरा विचारधारा बताएंगे कि हम जो है इस टाइप से करना चाहते हैं, ये वो, इसीलिए हमने बम फोड़ा। और वहां जो बैठी हुई जो मीडिया है उस टाइम की, जो प्रिंट मीडिया, समाचार पत्र वत्र के जो भी रिपोर्टर, तो वो सारे जो हैं उसको छापेंगे। अब छापेंगे तो पूरी देश में वो बटेगा अखबार और पूरे देश के लोग पढ़ेंगे। तो ये सारा कुछ जो है भगत सिंह बताते हैं। देखो उस टाइम पे क्या होता था, जो क्रांतिकारी हैं वो अगर अपने विचारों की, अपने विचारधारा को लोगों तक पहुंचाना चाहते थे तो वो अखबारों के माध्यम से अपनी कोई पत्रिका निकालते थे। जैसे कि बंगाल में अनुशीलन समिति, उनका समाचार पत्र निकलता था ना, युगांतर, लेकिन उसमें ना कोई इस टाइप का लेख वगैरह छप जाए तो पूरे समाचार पत्र को ही बंद कर दिया जाता था। उनका जो प्रिंटिंग प्रेस है उसको पूरा जब्त कर लिया जाता था, छापेमारी होती थी। यहां इनके साथ भी बिल्कुल वैसे ही था। अगर ये लोग पॉम्पलेट बांटेंगे, दीवारों में पोस्टर चिपकाएंगे तो उसमें भी दिक्कत था, क्योंकि पोस्टर फाड़ दिए जाते थे, पॉम्पलेट बांटने वाले को भी दिक्कत। लेकिन अगर ये लोग जो हैं इस तरह का कोई काम करके जेल जाते हैं, मुकदमा चलता है और वहां पर अपनी विचारधारा को बताते हैं, और ये तो भाई उनकी एक तरह की गवाही हुई, जो वो लोग बोल रहे हैं कोर्ट में, जो बोल रहे हैं उसके आधार पर वो छपेगा अखबारों में। कोई सा भी अखबार हो सकता है, चाहे वो अंग्रेजों द्वारा निकाला गया हो या फिर उस टाइम पे ना इंटरनेशनल मीडिया के लोग भी हमारे यहाँ बहुत ज्यादा आते थे। जो दूसरे देश के जो समाचार पत्र वाले हैं वो भी हमारे यहाँ आते थे रिपोर्टिंग करने के लिए, तो वो भी बैठेंगे कई बार, तो वो भी जो है उसको छापेंगे। तो भाई अब जेल कोर्ट में जो भी चीज हो रहा है उसको आप छाप सकते हो, उसमें तो कोई नहीं रोक सकता ना। तो यहां पर जो शहीद भगत सिंह थे, भगत सिंह, सरदार भगत सिंह, वो जो है सरकार को ही माध्यम बनाकर करके अपनी विचारधारा को पूरे देश में फैलाना चाहते थे, और ये इसमें पूरी तरह से सफल भी हुए। अब जो है प्लान इन्होंने बना लिया। ये प्लान कहां बना था? आगरा में बना था, ध्यान रखना। लाला जी को मारने के बाद कलकत्ता गए, कलकत्ता से ये लोग आते हैं आगरा, आगरा में ये प्लान बना था, ये जो असेंबली में बम फेंकने वाला। तो दिन चुना जाता है 8 अप्रैल 1929, 8 अप्रैल 1929। अब यहां 2 लोगों को भेजना था, तो 2 लोगों का नाम यहां चुना जाता है। एक थे राम शरण दास, राम शरण दास, दूसरे थे बटुकेश्वर दत्त, बटुकेश्वर दत्त। अब यहां पर कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि जो असेंबली बम कांड है यहां पर तो सरदार भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त थे, तो ये रामशरण गुप्त, रामशरण दास कहां से आ गए? देखो क्या था कि जब ये प्लान बना आगरा में तो भगत सिंह का पूरा प्लान था और भगत सिंह खुद इसमें जाना चाहते थे, लेकिन जो चंद्रशेखर आजाद हैं उनके अलावा और भी दूसरे क्रांतिकारी वो नहीं चाहते थे कि भगत सिंह जाए, क्योंकि जो भगत सिंह है ना वो सिर्फ एक क्रांतिकार, मतलब वो नॉर्मल नहीं थे, मतलब वो बहुत कुछ कर सकते थे। जैसे कि इतना बड़ा प्लान उन्होंने बना दिया, एक विचारधारा, नया विचारधारा दे दिया कि हमको क्या करना है, कैसे करना है। तो जो चंद्रशेखर आजाद हैं वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे भगत सिंह को जेल जा करके, क्योंकि सॉन्डर्स की उन्होंने हत्या की थी और वो वाला जो केस है अभी भी चल रहा था, छानबीन चल रहा था। हालांकि अंग्रेजों को कुछ भी हाथ नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी चंद्रशेखर आजाद को डर था कि अगर भगत सिंह जेल जाता है तो कल को अगर सॉन्डर्स मर्डर केस में कुछ भी अगर पता चलता है तो भगत सिंह को सीधा फांसी पे लटका दिया जाएगा। तो चंद्रशेखर आजाद नहीं चाहते थे कि भगत सिंह को वो खो दें, तो भगत सिंह को जो है नहीं भेजा जाता है शुरू में। तो रामशरण दास और बटुकेश्वर दत्त इनको चुना जाता है। लेकिन यहां पर जो सुखदेव है ना, जो भगत सिंह के बहुत अच्छे दोस्त थे, दोनों लाहौर से ही थे, उनका जन्म भी
लाहौर में ही हुआ था। दोनों लगभग लगभग हम उम्र थे, दोनों एक साथ नेशनल कॉलेज में भी पढ़ रहे थे, अच्छे दोस्त थे। तो यहाँ पर जो सुखदेव हैं वो भगत सिंह को बहुत समझाते हैं कि तुम कैसे मना कर सकते हो, तुमको जाना चाहिए, ये पूरा प्लान तुम्हारा है, इस काम को तुमसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। तो बाद में फिर जो भगत सिंह है वो फिर बोलते हैं कि इस काम के लिए मैं ही जाऊंगा। तो बाद में सब तैयार हो जाते हैं। भगत सिंह बोलते हैं कि मैंने प्लान बनाया है और मेरे दिमाग में और भी कई सारी चीजें जो है आती रहेगी, तो मैं उसको जो है वैसे वैसे करता चला जाऊंगा। तो चंद्रशेखर आजाद भी तैयार हो जाते हैं, मान लेते हैं। भगत सिंह बोलते हैं कि भाई सब तो अपनी मतलब जान हथेली पे लेके चल रहे हैं, अब मैं मरने से डरूंगा तो ये कैसे चलेगा, इस टाइप से मतलब जो मिशन है वो कमजोर ना पड़े, तो मैं जाना चाहूंगा, भले मुझे कुछ भी हो जाए, फांसी चढ़ा दे, कुछ भी करें। तो यहाँ पर जो रामशरण दास है इनको फिर हटा दिया जाता है, मतलब ये भी अच्छे क्रांतिकारी थे। अब जो है बटुकेश्वर दत्त और सरदार भगत सिंह, ये दोनों जो हैं सेंट्रल असेंबली मतलब कि केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंकने के लिए जाते हैं। 8 अप्रैल 1929 का दिन तय था। अब चूंकि भाई जेल जाना था, मतलब जो भी इस घटना को अंजाम देने जाएगा वो वापस नहीं आएगा, उसको अपनी गिरफ्तारी देनी है। तो यहां पर बताया जाता है कि जो भगत सिंह थे, चूंकि भाई अब कब आएंगे, कब लौट के आएंगे, नहीं आएंगे, कोई गारंटी नहीं थी। सॉन्डर्स मर्डर केस खुल गया तो भगत सिंह को सीधे फांसी। तो कहते हैं कि भगत सिंह को जो है एक तरह से उन्होंने तय कर लिया था कि भाई अब आना नहीं है, इस टाइप से। तो दिन आता है 8 अप्रैल 1929 को और दोनों जने सरदार भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त वहां किसी अपने जान पहचान से पास प्राप्त कर लेते हैं। अच्छा, यहां पर एक और तीसरे बंदे भी गए थे इनके साथ, बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह के साथ ना एक और तीसरे बंदे भी थे जिनका नाम था जयदेव कपूर। नाम मैं यहां लिख देता हूं, जयदेव कपूर, ये भी इनके साथ गए थे। लेकिन जयदेव कपूर को जेल नहीं जाना था, इनको वापस आना था। जयदेव कपूर को एक तरह से ये बैकअप के तौर पे गए थे, अगर कुछ भी घटना होता है उसको संभालने के लिए। जयदेव कपूर वैसे ना ये जो केंद्रीय विधान परिषद है, यहां इस घटना को अंजाम देने से पहले चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, जयदेव कपूर 8 अप्रैल 1929 से पहले भी काफी बार जा चुके थे। मतलब कि देखने के लिए केंद्रीय विधान परिषद में किधर से घुसते हैं, कहां बैठने वाला है, कहां क्या होता है, ये सारा कुछ देखने के लिए, मुआयना करने के लिए, या जिसको हम लोग रेकी करना बोलते हैं ना, तो वो भी इन्होंने किया था ताकि इस दिन किसी प्रकार का कोई भी असमंजस न हो। तो बिल्कुल सहज भाव से बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ये दोनों एक साथ जाते हैं और जो जयदेव कपूर हैं ये अलग से जाते हैं। अब ये लोग जो हैं एक जगह देख लेते हैं बैठने बैठने का। उस दिन ना केंद्रीय विधान परिषद में बहुत बड़े बड़े नेता भी थे, जैसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई विट्ठल भाई पटेल, वो उस समय केंद्रीय विधान परिषद के अध्यक्ष हुआ करते थे, वो भी थे वहां। मोतीलाल नेहरू भी थे, मदन मोहन मालवीय वो भी थे वहां केंद्रीय विधान परिषद में। मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान वाले वो भी थे, मतलब जिनके कारण पाकिस्तान का गठन हुआ वो भी थे। अच्छा, मोहम्मद अली जिन्ना ना वो बाद में भगत सिंह का बहुत ज्यादा सपोर्ट भी किया था, उन्होंने भी कोशिश की थी अपने स्तर पर भगत सिंह की फांसी को टालने के लिए। तो ये सब भी जो है उस समय में थे। इसके अलावा जो दर्शक दीर्घा जहां पर लोग बैठ के ये सब देखा करते थे, जो भी वहां काम होता था, तो उसमें भी बहुत सारे नेता थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे। इसके अलावा जो साइमन है ना, साइमन कमीशन वाला साइमन, वो भी यहां पर मौजूद था। तो जब चल रहा था कार्यवाही, तो ये दोनों बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह एक जगह देखते हैं, खाली जगह जहां पर कोई बैठा ना हो या फिर उससे दूर बैठे हो, तो वैसा जगह देख करके वहां पर जो है 2 बम फेंक देते हैं बारी बारी से। एक भगत सिंह ने फेंका था, दूसरा राजगुरु ने। वैसे तो दोनों बम भगत सिंह को फेंकना था, लेकिन राजगुरु जो है बिल्कुल हर काम में उनके साथ रहना चाहते थे। सॉरी, राजगुरु नहीं, बटुकेश्वर दत्त, माफी चाहूंगा। बटुकेश्वर दत्त भी ना भगत सिंह के बहुत अच्छे साथी थे, मित्र थे। तो भगत सिंह के साथ वो बम फेंकेंगे तो मैं भी बम फेंकूंगा, फेंकना भगत सिंह को ही था। तो दोनों जो है एक एक बम फेंकते हैं। उसके बाद फिर पर्चे, इन्होंने पर्चे तैयार किए थे गुलाबी रंग के, उसको फेंकना शुरू कर देते हैं। जैसे ही बम फटा वैसे ही भगदड़ मच जाती है। उसके बाद फिर ये लोग नारा लगाना शुरू कर देते हैं, इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद और दुनिया भर के मजदूरों एक हो जाओ। ये 3 नारे इन्होंने लगाए थे। सबसे पहला इंकलाब जिंदाबाद, दूसरा साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, तीसरा दुनिया भर के मजदूरों एक हो जाओ। अब जो है ये पर्चा वगैरह फेंकते हैं। जो पर्चा फेंका गया था ना, गुलाबी रंग का था, और उस पर्चे में जो भी लिखा हुआ था, इनकी विचारधारा ही लिखी हुई थी, और इन दोनों बिलों का विरोध किया गया था, पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल का। अब उस पर्चा का जो शुरुआत है वो हुआ था, ये जो फ्रेंच वेलियां है ना, फ्रेंच का क्रांतिकारी वेलियां, इसका जो कोटेशन था बहरों को सुनाने के लिए
धमाके की जरूरत है, वो जो है उस पर्चे के शुरुआत में लिखा था, मतलब कि उस कोटेशन के साथ शुरू हुआ था। अब वहां पर काफी सारे पत्रकार वगैरह भी थे, तो उन्होंने भी जो है उस पर्चे को उठाया, उसको फिर छापा गया। अब यहाँ पर जो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त है भाई, उनको गिरफ्तारी देनी थी, लेकिन उनके हाथ में बंदूकें भी थी। अब जो पुलिस वाले हैं ना, वहां पर जो अंग्रेज पुलिस वाले थे, भारतीय पुलिस भी थी, मतलब भारतीय पुलिस मतलब अंग्रेजों के ही सेना में पुलिस में जो भारतीय लोग होते हैं वो सब भी थे, लेकिन भगत सिंह के हाथ में जो बंदूक था उसको देख करके अंग्रेज भी एक बार को डर गए थे, वहां पर जो भी पुलिस अधिकारी था, क्योंकि भगत सिंह एकदम फुल कॉन्फिडेंस से अपने बंदूक के साथ खेल रहे थे। एक दो गोलियां उन्होंने चलाई, बाकी गोली तो सिर्फ आवाज करने के लिए चलाना था, बम फोड़े उसके बाद फिर गोली चलाए, एक दो गोली, अब पर्चे फेंके, नारे लगाए। अब जो है पुलिस वाले उनके सामने आते हैं, लेकिन वो बंदूक से इस तरह से एकदम कॉन्फिडेंस उनका काफी था, तो वो बिल्कुल खेल रहे थे, नहीं उन्होंने ऐसा टारगेट किया हुआ था किसी पुलिस वाले की तरफ, बस हाथ में लिए हुए, तो पुलिस वाले एकदम डर जाते हैं। तब भगत सिंह क्या करते हैं, अपना बंदूक साइड में रख देते हैं, टेबल होता है, फिर उनको गिरफ्तारी दे देते हैं अपना, तो दोनों गिरफ्तार हो जाते हैं। खाकी कलर के कपड़े पहन करके आए थे भगत सिंह, ऐसा भी पूछा जा सकता है, तो खाकी कलर के कपड़े पहने थे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने, और जो हाफ वाला जो पैंट होता है ना, निक्कर, वो पहना हुआ था। अच्छा, भगत सिंह ने यहां पर ना एक हैट पहना हुआ था, जिसको बोला जाता है फेल्ट हैट। आप लोगों ने भगत सिंह की वो फोटो देखी होगी जो फेल्ट हैट के साथ उन्होंने खिंचवाया है, जो चारों तरफ से ऐसा होता है ना, वो जो फोटो जो बड़ा फेमस है भगत सिंह का, तो उसको फेल्ट हैट बोला जाता है, जो कि भगत सिंह ने कलकत्ता से खरीदी थी। और इसी हैट के साथ भगत सिंह ने इस घटना को अंजाम देने के कुछ दिन पहले दिल्ली के कश्मीरी गेट में रामनाथ नाम के एक फोटोग्राफर के यहां पर फोटो खिंचवाया था। बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह दोनों ने फोटो खिंचवाया था। तो जो भगत सिंह थे, उन्होंने इस फेल्ट हैट को पहन रखा है उस फोटो में। जब ये घटना घटित हुई ना, उसके बाद फिर वो जो रामनाथ है वो भी गवाही वगैरह देता है कि हाँ मेरे यहाँ फोटो खिंचवाने आए थे, इस टाइप से। तो बाद में फिर वो जो फोटो है बड़ा फेमस हो जाता है, और वो फोटो जो है घर घर में पहुंच जाता है, क्योंकि उस फोटो की काफी डिमांड होती है, लोग अपने अखबारों में छापना चाहते हैं, और लोग जो है उसको कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं उस फोटो को। तो बड़ा फेमस फोटो है, आप लोग देखे ही होंगे उस फोटो को, फेल्ट हैट बोला जाता है। अच्छा, यहां एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, जो सचिंद्र नाथ सान्याल है ना, उन्होंने भगत सिंह को घड़ी दी थी, और ये जो घड़ी है सचिंद्र नाथ सान्याल को रास बिहारी बोस ने दी थी। रास बिहारी बोस कौन थे भाई? ये भी बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, जिन्होंने 1912 में उस समय के वायसराय हार्डिंग के ऊपर बम फेंका था, लेकिन वो उसमें बच गया था। और बाद में फिर ये जो रास बिहारी बोस हैं, जापान चले जाते हैं, आजाद हिंद फौज, फिर सुभाष चंद्र बोस। तो ये जो घड़ी है, रास बिहारी बोस ने अपनी घड़ी सचिंद्र नाथ सान्याल को दी थी। सचिंद्र नाथ सान्याल भी बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, उनको 2 बार सजाए काला पानी हुई थी, 2 बार। फिर सचिंद्र नाथ सान्याल ने उस घड़ी को किसको दे दिया? भगत सिंह को दे दिया। मतलब उनको लगा होगा कि भगत सिंह जो है इनमें बहुत बात है, तो भगत सिंह को दे दिया। तो भगत सिंह क्या करते हैं, उस घड़ी को जब ये इस 8 अप्रैल के दिन जब केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंकने जा रहे थे ना, तो वो जयदेव कपूर को दे देते हैं कि भाई मैं तो जेल जा रहा हूं, तुम इस घड़ी को पहनो, इस टाइप से। अपने जूते भी जयदेव कपूर के साथ एक्सचेंज कर लिए थे, क्योंकि जो जयदेव कपूर के जूते थे वो पुराने थे और भगत सिंह के जूते ठीक ठाक थे। भगत सिंह ने बोला कि भाई मेरे को जेल में जूते का क्या काम है, इसको भी तुम रख लो, इस टाइप से। तो ये चीजें होती है। अब भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त दोनों को जो है गिरफ्तार करके जेल ले जाया जाता है, दोनों को अलग अलग जेल में रखा जाता है दिल्ली में। फिर पूछताछ होती है कि क्यों किया, तुम्हारे साथी कहाँ है। फिर कोर्ट में मुकदमा चलता है, दिल्ली में पहले मुकदमा चलता है, दोनों को ले जाया जाता है कोर्ट में। और यहां पर जो भगत सिंह का जो प्लान था कि भाई हम जो है इस घटना को अंजाम देंगे, जेल जाएंगे, मुकदमा चलेगा, तो वहां पर जो है भगत सिंह चूंकि उस समय बहुत बड़ा नाम बन चुके थे, और जब ये बम फेंका गया ना, तो इसमें जो भी उनकी विचारधारा थी वो लोगों के लिए काम कर रहे हैं, तो ये चीजें अखबारों में छपना शुरू हो जाता है। इसके अलावा मुकदमों में भगत सिंह जो भी बयान देते हैं ना, वो चीजें भी वहां कोर्ट में बैठे हुए तमाम जो पत्रकार हैं वो अपने अखबारों में छापना शुरू कर देते हैं। मतलब भगत सिंह ने जो सोचा था कि हम जो है सरकार के साधनों को माध्यम बना करके अपना प्रचार प्रसार करेंगे, उसमें भगत सिंह पूरी तरह से सफल हो जाते हैं। और देखते ही देखते सरदार भगत सिंह पूरे देश भर में छा जाते हैं। हर एक भारतीय के नाम पर, हर एक भारतीय के जबान में भगत सिंह का नाम
आने लगता है। यहां तक कि जो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस है ना, उसके भी जो युवा कार्यकर्ता होते हैं विशेष करके, वो भी भगत सिंह की बोली बोलना शुरू कर देते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि जो महात्मा गांधी जी, जो उस समय बहुत बड़े लीडर थे, बहुत फेमस थे, तो कुछ कुछ भगत सिंह भी वैसे ही फेमस हो गए थे उस समय में। और भगत सिंह का ये प्लान था कि हमको लोगों के साथ जुड़ना। भगत सिंह को कोई फेमस नहीं होना था, उनको प्रसिद्धि नहीं पानी थी। उनका क्या था, बस हमारी जो विचारधारा है वो लोगों तक पहुंचे कि हम क्या करना चाहते हैं, ताकि लोग हमसे जुड़ सके, हमारे प्रति सहानुभूति दिखाएं। हमको आतंकवादी कहते हैं, हम आतंकवादी नहीं, हम क्रांतिकारी हैं। तो ये वो अपने मुकदमों के माध्यम से, जो भी उनसे बयान वहां लिया जाता है उसके माध्यम से वो जो है उसको बताना शुरू कर देते हैं। अब अंग्रेजों का भी दिमाग खराब हो जाता है कि भाई ये किस टाइप का आदमी, हमको तो बर्बाद करेगा, ले डूबेगा। तो अंग्रेज जो है वहां भरसक कोशिश करते हैं भगत सिंह को फंसाने के लिए कि भाई इसको कुछ लंबा अंदर लिया जाए। और भगत सिंह को ना इस 8 अप्रैल 1929 को जो इन्होंने केंद्रीय विधान परिषद में जो बम फेंका था, उसके लिए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। ध्यान रखेंगे, भगत सिंह को बम फेंकने के आरोप में फांसी नहीं दिया गया था, इसके लिए उनको जो है आजीवन कारावास की सजा दी गई थी, बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह को। अब इसी बीच देखो, भगत सिंह का प्लान ये था कि हम लोग जो है, बटुकेश्वर दत्त और मैं, हम दोनों जो हैं अंदर से, जेल के अंदर से क्रांति का प्रचार करेंगे, अपनी विचारधारा का प्रचार करेंगे। और बाकी जो दूसरे लोग हैं, मतलब चंद्रशेखर आजाद हो गए, सुखदेव हो गए, राजगुरु हो गए, जो लोग बाहर हैं, वो बाहर रह करके क्रांति को जारी रखेंगे। तो इस बीच जो है चंद्रशेखर आजाद और वो अपने साथियों के साथ जेल के बाहर वो क्रांति जो काम है वो जारी रखते हैं। इस बीच चंद्रशेखर आजाद उस समय के जो वायसराय हैं लॉर्ड इरविन, उनको भी मारने की कोशिश करते हैं, उनकी जो रेलगाड़ी है उसको उड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें वो सफल नहीं हो पाते हैं। अब इसी बीच एक बड़ी मतलब दुखद घटना घटित होती है। होता यह है कि जो क्रांतिकारी हैं उनका जो ठिकाना होता है, जहां ये लोग बम वगैरह बनाया करते थे, वहां पर पुलिस की रेड पड़ जाती है और बहुत सारे क्रांतिकारी पकड़ लिए जाते हैं। जैसे कि सुखदेव हो गया, राजगुरु हो गए, बहुत सारे जितने भी क्रांतिकारी, जयगोपाल हो गए, ये सब जो है पकड़ लिए जाते हैं। लेकिन जो चंद्रशेखर आजाद हैं, भगवती चरण वोहरा हैं, ये सब पकड़ में नहीं आते। देखो, जो चंद्रशेखर आजाद थे ना, इनको तो भाई अंग्रेज कभी पकड़ ही नहीं पाए थे। बोलते थे चंद्रशेखर आजाद, मैं आजाद हूं, आजाद ही रहूंगा। चंद्रशेखर आजाद पर भी वीडियो आएगा, इनकी भी पूरी लाइफ में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा, शेयर जरूर करिएगा। तो अब जो है ये सारे लोग पकड़ लिए जाते हैं, चंद्रशेखर आजाद नहीं पकड़े जाते हैं। अब जो क्रांतिकारी हैं भाई, उनको जेल में ले जाकर के उनको पूरी तरह से पीटा जाता था, मारा जाता था। भगत सिंह के साथ भी यही हुआ था, उनको भी बहुत मारा पीटा गया कि तुम्हारे साथियों के नाम बताओ। लेकिन वो टूटने वाले कहां थे? बटुकेश्वर दत्त, ये भी बिल्कुल भगत सिंह जैसे थे, इनको भी बहुत पीटा गया, मारा गया, लेकिन दोनों ने जो है मुंह नहीं खोला। लेकिन जो इनके जो दूसरे साथी पकड़े गए ना, उसमें बहुत सारे लोग पकड़े गए, बहुत सारे लोग। तो इनमें से जो है कुछ लोग टूट जाते हैं, जैसे कि जयगोपाल जो सॉन्डर्स हत्याकांड में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु के साथ था ना, जिसका काम था स्कॉट को पहचानना, तो वो जो जयगोपाल है टूट जाता है। देखो भाई, उसकी भी कोई गलती नहीं बेचारा, क्योंकि व्यक्ति की सहने की एक क्षमता होती है। अंग्रेज ना बहुत ज्यादा पिटाई करते थे, अजीब अजीब तरीके से बर्फ की सिल्लियों पर लिटा दिया जाता था, उसके बाद पीटा जाता था। इसके अलावा उनको जो है दिन भर बांध के रखा जाता था, पीटा जाता था। तो ऐसे में व्यक्ति कितना सहे? भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, ये लोग तो भाई कुछ अलग ही मिट्टी के बने हुए थे। लेकिन जो जयगोपाल हो गया और एक फणींद्र नाथ घोष, ये लोग जो हैं टूट जाते हैं और ये फिर बताते हैं, और इनसे जो है पूरा पीछे जो जो काम किए हैं वो सारा कुछ पूछा जाता है। जैसे कि सॉन्डर्स हत्याकांड में कौन कौन शामिल था पूछते हैं, जो भी उस समय घटनाएं घटित हुई थी पुराने सबको कुरेदा जाता है कि इसमें कौन कौन शामिल था। जैसे ही अंग्रेजों को पता चलता है कि सॉन्डर्स हत्याकांड में भगत सिंह शामिल था, अंग्रेज बड़े खुश हो जाते हैं, अब भैया फंस गया तू। मतलब कि क्योंकि देखो, यहां जो बम फेंका गया था उसमें किसी की कोई मृत्यु नहीं हुई थी, तो अब उस आधार पे भगत सिंह को तो फांसी नहीं दी जा सकती। लेकिन जब सॉन्डर्स हत्याकांड में उनको क्लू मिलता है कि हाँ भगत सिंह का नाम था, तब वो थोड़े से जो है चैन की सांस लेते हैं, अब इसको जो है हम छोड़ेंगे नहीं अंग्रेज। अब जो है भगत सिंह और जो बटुकेश्वर दत्त हैं, ये दोनों दिल्ली के जेल में रखे गए थे। तो अब जब सॉन्डर्स मर्डर केस वाला फाइल जब फिर से खुलता है तो इनको जो है दिल्ली से लाहौर लाया जाता है, और यहां पर फिर सभी क्रांतिकारी एक साथ इनको रखा जाता है लाहौर में। अब
यहां पर जो जय गोपाल है उसका नाम याद रखेंगे, जिसने इनके विरुद्ध गवाही दी थी। इसके अलावा फणींद्र नाथ घोष, मैं इनका नाम लिख देता हूं, जय गोपाल, जय गोपाल, एक फणींद्र नाथ घोष, फणींद्र नाथ घोष, इनको ना फोनीदा बोला जाता था, फोनीदा। ये भी अच्छे खासे क्रांतिकारी थे, लेकिन जो मार जो पड़ती थी ना भाई, उसके आगे अगर हमको वैसा मार पड़े ना, हम तो भाई शुरू में ही हाथ पैर खड़े कर लेंगे, जोड़ लेंगे, मतलब देख करके ही हम हाथ जोड़ देंगे, भैया हमसे नहीं होगा, हमको जो पूछो बता देंगे, जहां साइन करने वहां कर देंगे। लेकिन उस जमाने में ये लोग ना, बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह, ये लोग पता नहीं किस मिट्टी से बने महापुरुष रहे होंगे, और जो महापुरुष है उनका जन्म नहीं होता है, अवतार होता है, तो ये लोग अवतारी पुरुष थे। बाकी ये भी थे, लेकिन जो अंग्रेजों की जो मार है, उनके अत्याचार के सामने इनको झुकना पड़ा। जय गोपाल फणींद्र नाथ घोष, तो ये लोग जो है गवाही दे देते हैं, गद्दारी कर लेते हैं, बता देते हैं। अच्छा, ये जो है ना बम वगैरह बनाने में माहिर था। एक जतिन दास, वो भी बंगाल के थे, जो भूख हड़ताल में शहीद हो गए थे। अच्छा, अब हम थोड़ा सा भूख हड़ताल की बात कर लेते हैं ना, टॉपिक आ गया है तो। देखो क्या होता है, जब भगत सिंह को जेल में ले जाया जाता है तो वहां देखते हैं भाई, जो जेल का जो माहौल होता है वो बिल्कुल खराब होता है। मतलब जो कांग्रेस के जो लीडर होते हैं, कांग्रेस हो या फिर दूसरे बड़े जो दल थे उस टाइम पे, जो बड़े बड़े नेता थे, उनके लिए अलग ट्रीटमेंट थी। उनको जो है अच्छे कमरों में रखा जाता था, उनके लिए बिस्तर ठीक ठाक होता था, पढ़ने लिखने की उनको सुविधा होती थी, उनके खाना वगैरह भी ठीक ठाक होता था, मतलब उनको ठीक ठाक व्यवस्था की जाती थी। लेकिन जो क्रांतिकारी हैं, इनके साथ बिल्कुल ही बर्बर तरीका अपनाया जाता था। इनको जो है गंदे कमरों में रखा जाता था, इनका पहनने ओढ़ने इन सब चीजों की कोई अच्छी व्यवस्था नहीं थी, खाने की कोई ढंग की व्यवस्था नहीं थी। जो खाना होता था रोटी दाल, उसमें जो है कीड़े मकोड़े, चूहे, कॉकरोच, ये सब जो है कूद फांद किया करते थे। चावल में कंकड़, दाल में कंकड़, ये सारा कुछ। इसके अलावा इन क्रांतिकारियों को पढ़ने लिखने का कोई भी साधन मुहैया नहीं करवाया जाता था, न तो इनको अखबार दिया जाता था, न ही पेन कागज दिया जाता था। अब यहां पर जो है भगत सिंह प्रोटेस्ट कर देते हैं कि जब तक हमारी मांगे पूरी न करो, मैं खाना नहीं खाऊंगा। इनकी मांगे क्या थी कि हमको जो है पढ़ने लिखने का सामान दो, मतलब किताबें दो, समाचार पत्र दो, जो भी पेपर वगैरह वो दो, लिखने का सामान दो, पेन कॉपी दो, पहनने ओढ़ने के लिए ढंग का कपड़ा दो, खाना दो ढंग का, हमारे साथ आदमियों जैसा व्यवहार करो। भाई हम लोग क्रांतिकारी हैं, देश के लिए लड़ रहे हैं, न कि हम लोग कोई चोर लुटेरे डाकू बलात्कारी ऐसे तो नहीं है। उनके साथ ऐसा व्यवहार करो, ठीक है चलेगा। लेकिन ये जो क्रांतिकारी जो देश के लिए लड़ रहे हैं, इनको ये बोलते थे हमको राजनैतिक बंदियों के जैसा दर्जा दिया जाना चाहिए। तो ये खाना को लेकर के शुरू हुआ था, लेकिन ये केवल खाने की डिमांड नहीं थी, बहुत सारी चीजों की मांग थी। तो ये जो है भूख हड़ताल करना शुरू कर देते हैं भगत सिंह, साथ में उनके बटुकेश्वर दत्त ये भी लग जाते, तू भूखा रहेगा मैं भी भूखा रहूंगा। तो दोनों जो है ये भूख हड़ताल शुरू करते हैं। उसके बाद जब लाहौर में जब इनके दूसरे साथी मिलते हैं ना, सुखदेव हो गए, जतिंदा हो गए, बाकी जो दूसरे क्रांतिकारी, वो सब भी इनके भूख हड़ताल में शामिल हो जाते हैं। और ये जो भूख हड़ताल है ना, जो भगत सिंह ने किया था, ये टोटल 97 दिन तक चला था भगत सिंह का भूख हड़ताल। और एक जो क्रांतिकारी है जतिन दास, बंगाल के थे जतिन दास, ये 64 दिन बाद ना इनकी डेथ हो जाती है। 64 दिन में शुरू में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त इन्होंने हड़ताल शुरू किया था, उसके बाद फिर ये लोग भी जो है शामिल होते हैं। और जब जतिन दास की जब डेथ हुई ना, तो उस समय अंग्रेज सरकार झुक चुकी थी। जो जतिन दास थे इनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, लेकिन ये इतने मतलब भगत सिंह को इन्होंने बोला था जब ये लोग मिले थे कि मैं जो हूं मरते दम तक तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हारा जो भी है उसको मैं करूंगा, तुम्हारा साथ दूंगा। तो इनको इनकी हालत जो बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, इनको जो है हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, जेल के हॉस्पिटल में। और कुछ जो डॉक्टर वगैरह होते हैं थोड़े से ठीक होते हैं, मतलब जो जीव दया दिखाने वाले, तो वो कोशिश करते हैं जतिन दास को ठीक करने की। लेकिन जो जतिन दास है ये तस से मस नहीं होते, नहीं दवाई लेते ही नहीं है। मैं मतलब भगत सिंह को मैं बोला मैं कुछ नहीं खाऊंगा, नहीं खाते हैं, दवाई नहीं खाते, कुछ नहीं। ये लोग ना पानी पी पी करके रहते थे और कुछ नहीं खाते थे। जो
अंग्रेज हैं, जो पुलिस वाले हैं, जेलर वगैरह, वो बड़े टेंशन में आ जाते हैं, यार ये लोग क्या कर रहे हैं। इनको जो है जबरदस्ती खाना खिलाया जाता, पाइप के द्वारा, पाइप ऐसे मुंह में घुसाड़ देते थे जबरदस्ती, और दूध उसमें डाला जाता था, खाना जो लिक्विड बना के, अधिकतर दूध से शुरू किया जाता था, या फिर नाक में पतला पाइप घुसाते थे। और उसके बाद सोचो कितनी तकलीफ होती रही होगी। ये लोग जो है एक भी बूंद अंदर जाने नहीं देते थे, बिल्कुल हाथ पांव छटपटाते थे इस टाइप से। तो इनको बहुत ज्यादा पीटा भी जाता था, मारा भी जाता था। बहुत सारे पुलिस सिपाही जो है इनको पकड़ लेते थे, हाथ ऐसे ऐसे पकड़ लेते थे चारों तरफ से ऐसे, ताकि हिले डुले नहीं और मुंह में जो है खाना डाल दे। लेकिन ये जो है वहां भी ऐसे छटपटाते थे कि खाना जो है गिर जाता था। तो किसी ने भी जो है इसको, भगत सिंह का जो भूख हड़ताल था, इसको टूटने नहीं दिया। जतिन दास जो है भले मतलब मर गए, लेकिन अपना जो भगत सिंह का जो तरीका था उसको टूटने नहीं दिया। अच्छा, जतिन दास का एक चीज आप लोग याद रखेंगे, इनका नाम ना कई सारे पुस्तकों में आपको यतीन्द्र नाथ भी मिलेगा। हाँ, यतीन्द्र नाथ दास, यतीन्द्र नाथ दास, ये भी आपको मिलेगा। ये भी इन्हीं का नाम था, जतिन दास का, ध्यान रखना इस चीज को। तो ये जो भूख हड़ताल है समाप्त होता है, मतलब अंग्रेज सरकार तोड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन तोड़ नहीं पाते हैं। अंततः अंग्रेज सरकार को झुकना पड़ता है। क्यों झुकना पड़ता है? क्योंकि ये जो बात है ना, ये अंदर दबी नहीं रह पाती है, ये बाहर निकलती है, पूरे देश में फैल जाती है कि ये जो क्रांतिकारी हैं ये लोग भूख हड़ताल कर रहे हैं। किस लिए? अपनी मांगे मनवाने के लिए, ताकि जेल में जो कैदी हैं उनको अच्छा माहौल मिल सके, अच्छा खाना मिल सके, उनको कॉपी किताब मिल सके। मतलब ये खुद के लिए तो नहीं मांग रहे थे ना भाई कि हमको जो है जेल से छोड़ दो, माफी दे दो, इस टाइप से। इसलिए तो भूख हड़ताल नहीं कर रहे थे, सबके लिए, जेल के जो कैदी हैं उनके लिए मांग रहे थे। तो इससे जो है देश की जो जनता है वो इनके प्रति बहुत ज्यादा सहानुभूति दिखाने लगती है, और जो भगत सिंह है वो एक तरह से हीरो बन जाते हैं। उनका चारों तरफ जो है भगत सिंह की जय हो, इस टाइप से नारे लगने लगते हैं। अब जो ब्रिटिश सरकार है उनको टूटना पड़ता है, झुकना पड़ता है, और इनकी मांगे पूरी हो जाती है। अब इधर जो केस है कोर्ट में वो भी चल रहा होता है। अच्छा, इनका जो केस लड़ा था ना, उन वकील का नाम आप लोग याद रखेंगे, आसिफ अली। आसिफ अली, इन्होंने इनका केस लड़ा था जबरदस्त तरीके से। और यहां पर जो है भगत सिंह और जो दूसरे क्रांतिकारी हैं इनको फंसाने के लिए ना बहुत सारे झूठे गवाह भी लाए गए थे, बहुत सारे। कई बार तो वहां का जो पुलिस वाला है ना, जो बड़ा जो पुलिस अधिकारी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, वो खुद को भी पता नहीं होता था। मतलब वो भी एकदम झल्ला जाता था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मतलब जो ब्रिटिश सरकार है, जो भी उसका वकील है ब्रिटिश सरकार की तरफ से जो केस लड़ रहा था, वो जो है ऐसे ऐसे गवाह पेश करता था, मतलब बना बना करके, कि किसी भी तरह से इनको जो है लटका दिया जाए, खत्म करो, मतलब कोई आजीवन कारावास नहीं, लटका दो। तो काफी जो है चलता है। अब जैसे कि जयगोपाल हो गए, फणींद्र नाथ घोष हो गए, इनकी गवाही के आधार पर यह साबित हो जाता है कि सॉन्डर्स हत्याकांड में भगत सिंह और राजगुरु इन दोनों ने गोली चलाई थी। चंद्रशेखर आजाद भी उसमें शामिल थे। जयगोपाल बोलता है मैं खुद भी उसमें शामिल था, और जो सुखदेव है उसने प्लान बनाया था। ये सारा कुछ जो है उगल देता है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखेंगे, जो सुखदेव है ना, एक बार सुखदेव जी को भी बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता है, मारा पीटा जाता है, बहुत ज्यादा एकदम मतलब लिमिट क्रॉस कर दी जाती है। और सुखदेव से बोला जाता है कि जो भगत सिंह है उसने जो है सरकारी गवाह बनना कबूल कर लिया है। शुरू में तो भगत सिंह सुखदेव नहीं मानता है, नहीं ये नहीं हो सकता, लेकिन जो अंग्रेज हैं वो कुछ कुछ ऐसा प्रमाण देते हैं कि देखो भगत सिंह ने यहाँ पर साइन कर दिया है। तो जो सुखदेव है एक बार को टूट गया होता है कि वो सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हो चुका होता है, लेकिन जब बाद में उनको असलियत का पता चलता है ना, तब फिर वो वापस आ जाते हैं अपने साथियों की तरफ। तो यहां पर जो है सुखदेव के साथ कुछ इस तरह से, मतलब जो अंग्रेज है ना वो फूट डालो और राज करो, वो वाली जो उनकी पॉलिसी थी ना, नीति थी, तो यहां पर भी उसको करने की कोशिश करते हैं लेकिन तोड़ नहीं पाते हैं। बाकी ये कुछ लोग टूटे थे जिन्होंने गद्दारी की। अब साबित हो गया कि भगत सिंह को मतलब सॉन्डर्स हत्याकांड में भगत सिंह का नाम साफ हो गया। अब यहां पर जो है 7 अक्टूबर 1930, ये डेट याद रखेंगे, 7 अक्टूबर 1930, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन तीनों को सॉन्डर्स हत्याकांड का आरोपी मानते हुए तीनों को जो है फांसी की सजा सुनाई जाती है। कब सुनाई गई थी? 7 अक्टूबर 1930 को। भाई चंद्रशेखर आजाद वो पकड़े नहीं गए थे, नहीं तो वो भी इनके साथ शामिल होते। अब जैसे ही ये चीज जो है पता चलती है, मतलब फांसी होना है, तो देश भर में जो है इन तीनों को बचाने के लिए
कवायद शुरू हो जाती है, सब जो है अपने अपने स्तर पर। अच्छा, जो दूसरे जो क्रांतिकारी थे जो पकड़े गए थे, उनको कुछ को जो है आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। बटुकेश्वर दत्त को भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। इनको तो पहले ही मिल गया था ना, मैंने बताया, जो बम फेंकने के कारण बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह दोनों को आजीवन कारावास की सजा हुई थी। लेकिन जो भगत सिंह है, बाद में उनका सॉन्डर्स हत्याकांड में नाम आता है, तो उनको फांसी की सजा और इनको जो है आजीवन कारावास। इसके अलावा जो दूसरे क्रांतिकारी थे उनमें से भी कईयों को आजीवन कारावास और दूसरे कई क्रांतिकारियों को कुछ दूसरी लंबी लंबी सजाएं, किसी को 10 साल, किसी को 5 साल, इस टाइप की सजाएं होती है। अब जो है भगत सिंह को बचाने के लिए जो प्रिवी काउंसिल है, जो वायसराय का जो कार्यकारिणी परिषद होता है ना, तो उसके पास भी अपील की जाती है कि इनकी जो सजा है उसको माफ कर दी जाए। लेकिन वहां पर भी जो है कोई सुनवाई नहीं होती है और जो अपील है उसको रद्द कर दिया जाता है। 10 नवंबर 1931 को वायसराय के कार्यकारिणी परिषद द्वारा भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन तीनों का जो फांसी को क्षमा करने की जो अपील थी उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। 10 नवंबर 1931, ध्यान रखेंगे। वैसे ये जो अपील है ना, इन्होंने नहीं की थी, जो दूसरे लोग थे जो इनको बचाना चाहते थे उन्होंने की थी, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे मदन मोहन मालवीय। उन्होंने जो है 14 फरवरी 1931 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के पास एक पत्र लिखा था और उनसे एक अनुरोध की थी, रिक्वेस्ट की थी कि आप जो है अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग करते हुए इनकी फांसी की सजा को टालिए। उन्होंने जो स्पेशल रिक्वेस्ट किया था, काफी अनुनय विनय किया था कि आप जो है इन तीनों लड़कों की जो फांसी की सजा है, आपके पास विशेष अधिकार है, पावर है, उसका यूज कर सकते हो आप और इसको जो है टाल सकते हो। ये चेतावनी भी दी थी कि अगर इनको फांसी हो जाती है तो देश का जो माहौल है बिगड़ सकता है, देश में अराजकता फैल सकती है, लोग जो है भावनाओं में बहकर कुछ भी कर सकते हैं। इन सब चीजों से बचना है तो इनकी फांसी को टाल दीजिए। लेकिन जो इरविन है वो बोलता नहीं भैया, नहीं करूंगा। ये कब हुआ था? मदन मोहन मालवीय जी वाला 14 फरवरी 1931 को। इसके बाद देखिएगा गांधी इरविन समझौता, जो कि 1931 में हुआ था ना, फरवरी मार्च में। तो यहां पर जो गांधी जी हैं, महात्मा गांधी जी, उनके ऊपर भी काफी दबाव होता है। लोग बोलते हैं कि एक आप ही हो जो बचा सकते हो। लेकिन जो गांधी जी और भगत सिंह के जो विचारधारा थी वो बिल्कुल अलग अलग थी। हालांकि जो दोनों है ना, वो एक दूसरे के व्यक्तित्व से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। मतलब जो भगत सिंह थे वो गांधी जी के व्यक्तित्व से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। बोलते थे कि इनमें जरूर कोई बात है, तब तो भाई पूरा देश इनको मान रहा है, इनके पीछे चल रहा है। तो भगत सिंह इनके व्यक्तित्व से बड़े प्रभावित थे, लेकिन गांधी जी के तरीकों को पसंद नहीं करते थे। मतलब कि गांधी जी की विचारधारा को, उनका जो अहिंसा है उसको वो पसंद नहीं करते थे। दूसरी तरफ जो महात्मा गांधी हैं वो भगत सिंह के व्यक्तित्व से बड़े प्रभावित थे कि भाई इतने कम उम्र में एक लड़का जो है अपनी जान जोखिम में डाल करके ये सारा काम कर रहा है, कुछ तो बात होगी। लेकिन भगत सिंह के तरीके से वो सहमत नहीं थे। तो दोनों जो है एक दूसरे के विचारधारा से सहमत नहीं थे। तो गांधी जी के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव था। तो हालांकि वो इस टाइप के मतलब हिंसा में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे, लेकिन गांधी इरविन जो समझौता हुआ था उसमें वो जो है बात रखते हैं कि ये जो तीनों नौजवान हैं, इनको अगर आप फांसी दे देते हो तो देश का माहौल जो है बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगा, आप लोग संभाल नहीं पाओगे। इसको चेतावनी की तरह लीजिए और कुछ करिए, इसका आप लोग जो है कम से कम इनको फांसी टाल दीजिए, आजीवन कारावास दे दीजिए। ऐसा जो है गांधी जी ने रखा था। लेकिन जो इरविन है वो बात नहीं मानता है। यहां एक चीज भी है कि जो महात्मा गांधी है ना, उन्होंने बहुत ज्यादा प्रेशराइज नहीं किया था, बहुत ज्यादा दबाव नहीं बनाया था। बस एक तरह से अनमने ढंग से बोला, ये हम बोल सकते हैं। मतलब वो जो है, क्योंकि देखो एक बात ये भी था कि जो भगत सिंह है वो खुद भी अपनी फांसी माफ करवाना नहीं चाहते थे। जब उनके पिता किशन सिंह संधू, उन्होंने जो है ना अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके, मतलब उतने कोई नेता वेता तो नहीं थे, लेकिन उनका जो है उनके समाज में, उनके क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम था, क्योंकि उनका परिवार कुछ इस तरह का था। तो उन्होंने जो है एक काफी कोशिश की थी और भगत सिंह को बोला था कि बेटा अगर तुम तैयार हो तो मैं सब कुछ करवा दूंगा, बस तुम तैयार हो जाओ, हाँ बोल दो, मैं जो हूं सब कुछ करवा दूंगा, मैंने बात वगैरह कर ली है। तो इससे जो भगत सिंह है वो अपने पिता से बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं, एकदम गुस्सा हो जाते हैं कि आप ऐसे कैसे कर सकते हो, मेरे काम के बीच में आ रहे हो, इस टाइप से दोनों पिता पुत्र में थोड़ा सा हल्का सा बहसबाजी भी होती है। देखो जो सरदार किशन सिंह थे वो अपने बेटे को खोना नहीं चाहते थे, और जो भगत सिंह थे वो बिल्कुल मन बना लिए थे कि मुझको जो है
जो सजा मिली है, मतलब देश के लिए मुझको कुर्बान होना है, मैं कुर्बान होकर के रहूंगा। भगत सिंह का कहना था कि मुझे जितना करना था मैंने अपनी विचारधारा को पूरे देश में फैला दिया है, पूरे देश में मेरी विचारधारा फैल रही है। अगर इस समय मैं अपने आप को कुर्बान कर दूं तो हर एक घर से एक भगत सिंह निकलेगा। ये जो है भगत सिंह का कहना था। तो भगत सिंह जो है खुद बचना नहीं चाहते थे, तो उन्होंने अपने पिता को भी काफी मतलब नाराज हुए थे जब उनके पिता ने उनको बचाने की कोशिश की थी। तो महात्मा गांधी जी भी ये तर्क देते हैं कि भाई भगत सिंह तो खुद बचना नहीं चाह रहा है, तो मैं उसमें क्या कर सकता हूं, इस टाइप से। तो गांधी जी ने कोशिश की थी लेकिन बहुत ज्यादा कोशिश भी नहीं की थी। इसके अलावा जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं उन्होंने भी अपने स्तर पर काफी प्रयास किया था। अच्छा, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे ना, इन्होंने बाद में जो पूर्ण स्वराज का नारा दिया था, तो वो चीज जो है भगत सिंह से ही निकला था। जो उस समय कांग्रेस थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, वो डोमिनियन स्टेटस की मांग करती थी। डोमिनियन स्टेटस मतलब इस तरह का स्वराज जिसमें ऊपर से अंग्रेजों का ही राज होगा लेकिन अंदर जो है भारतीयों का शासन होगा। मतलब जो प्रांत हैं उनमें भारतीयों का शासन, और जो पावरफुल वाली चीजें जैसे कि रक्षा हो गया, वित्त हो गया, इसके अलावा जो विदेश मामले, ये सब जो है अंग्रेजी संभालेंगे। तो ये डोमिनियन स्टेटस था। लेकिन भगत सिंह क्या चाहते थे? पूर्ण स्वराज। अंग्रेज जो है बोरिया बिस्तर बांधे और निकले यहां से, ये चीज जो है भगत सिंह चाहते थे। और आगे चल करके जो कांग्रेस के जो युवा थे, जिनमें जवाहरलाल नेहरू भी थे, सुभाष चंद्र बोस भी थे, तो ये सब भी जो है पूर्ण स्वराज कहने लगे। और बाद में गांधी जी को भी मानना पड़ा कि ठीक है अब पूर्ण स्वराज ही चाहिए। बाद में फिर वो जो जब लाहौर अधिवेशन होता है ना, तो वहां पर फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं। तो पूर्ण स्वराज भाई ये किनकी देन है? भगत सिंह की देन है। नहीं तो पहले सब जो है डोमिनियन स्टेटस ही मांग रहे थे। 1920 में जो इतना बड़ा आंदोलन शुरू हुआ था ना, असहयोग आंदोलन, उसमें भी क्या डिमांड थी? केवल डोमिनियन स्टेटस। उसमें बस इतना बोला गया था कि अगर हुआ तो अंग्रेजों के बाहर हम स्वराज प्राप्त करेंगे। वहां मतलब पूर्ण स्वराज की बात नहीं कही गई थी, इस टाइप से बोला गया था अगर संभव हुआ तो अंग्रेजों के बाहर, ऐसा बोला गया था। अंग्रेजों के बाहर मतलब कि ब्रिटिश सरकार के बाहर भी हम सत्ता प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा बोला गया था। उसमें अधिकतर डोमिनियन स्टेटस की ही बात कही गई थी। तो इन सब चीजों से भगत सिंह जो है पूरे देश में फैल गए थे। मतलब जो कांग्रेस के जो युवा लोग थे वो भी जो है भगत सिंह की बोली बोल रहे थे। तो जवाहरलाल नेहरू ने भी अपने स्तर पर कोशिश की। सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने भी जो है प्रयास किए थे। देखो, जब जतिन दास, जब ये भूख हड़ताल में जब इनकी मृत्यु हुई, जब ये शहीद हो गए, तो इन्होंने ही, जो सुभाष चंद्र बोस है, उन्होंने ही जतिन दास का पूरा जो दाह संस्कार है वो सारा काम करवाया था। इसके अलावा मोहम्मद अली जिन्ना वो भी जो है अपने स्तर पर कोशिश करते हैं इनको कुछ किया जा सके। मोहम्मद अली जिन्ना वही जिन्होंने बाद में पाकिस्तान की मांग की थी। तो देखो, वो भी देश आजाद हो यही चाहते थे, चाहे अहिंसा से चाहे हिंसा से। तो उन्होंने भी कोशिश की थी। तो किन किन नेताओं ने कोशिश की थी ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब देखते हैं चंद्रशेखर आजाद। देखो, चंद्रशेखर आजाद जो कि सब पकड़े गए लेकिन चंद्रशेखर आजाद वो पकड़े नहीं गए थे। अब जो चंद्रशेखर आजाद है वो बोलते हैं कि भाई भगत सिंह को कैसे भी करके बाहर निकालना होगा, मैं उसको नहीं खो सकता, क्योंकि वो जिंदा रहेगा तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, फिर से पार्टी को खड़ा कर सकते हैं। अब यहां पर जो भगवती चरण बोहरा थे ना, जो दुर्गावती देवी के पति भगवती चरण बोहरा, तो इनके साथ मिलकर के जो चंद्रशेखर आजाद है वो लोग प्लानिंग करते हैं कि हम लोग जो है जो जेल है उसमें बम वम फोड़ेंगे, उसके दीवार उवार को, उसके बाद फिर भगत सिंह को निकाल लेंगे। अब जो बम बनाया गया था उसको प्रैक्टिस करना था, टेस्ट करना था उसको सही तरीके से काम करेगा या नहीं। तो जो भगवती चरण बोहरा हैं वो उस बम को टेस्ट करते समय ना बम उन्हीं के हाथ में फट जाता है, जिससे उनकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर जो भगवती चरण बोहरा हैं वो भी शहीद हो जाते हैं। अब इधर जो चंद्रशेखर आजाद हैं वो भी इधर उधर अपना ठिकाना बदलते रहते हैं और कोशिश में लगे रहते हैं कि किसी तरह से भगत सिंह को वापस निकाला जाए। लेकिन इसी बीच एक और घटना घटित होती है 27 फरवरी 1931। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया लेकिन जरूरी भी था जानना आप लोगों को, क्योंकि बहुत सारी चीजें ना इतनी फेक न्यूज फैलाई जाती है। एक बड़ा चलता था, वो मैंने भी सुना, देखा भी था, आप लोगों ने भी देखा होगा कि भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को 14 फरवरी को फांसी दी गई थी। देखो, लोगों को ना 14 फरवरी से बड़ी एलर्जी है।
तो 14 फरवरी को भगत सिंह को फांसी हुई थी, जबकि भगत सिंह को 23 मार्च को फांसी हुई थी। और 14 फरवरी को क्या हुआ था, तो वो जो मदन मोहन मालवीय ने 14 फरवरी को वायसराय को पत्र लिखा था कि इनकी फांसी जो है आप लोग टाल दीजिए, इस टाइप से। तो 14 फरवरी, इसके अलावा और भी बहुत सारे फेक न्यूज फैलाए जाते हैं अलग अलग। ये सारे ना राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं भगत सिंह का अभी भी। तो 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद, ये जो है कलकत्ता अल्फ्रेड पार्क में होते हैं, और एक इन्हीं का साथी वीरभद्र, वो जो है पुलिस को इत्तला दे देता है कि जो आजाद हैं वो वहां बैठे हुए हैं। अब जो पुलिस है वो पूरा पहुंच जाते हैं बहुत बड़ी संख्या लेकर के, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, इन सब से ना अंग्रेजों की बहुत ज्यादा हालत खराब होती थी, तो बहुत सारे पुलिस वाले आ जाते हैं। अब जो चंद्रशेखर आजाद थे वो अकेले थे, उनके पास हथियार भी उतने नहीं थे। अब वो जो है किसी तरह से थोड़ी देर उनका सामना करते हैं पुलिस वालों का, और बहुत सारे पुलिस वालों को मार भी देते हैं, लेकिन चंद्रशेखर आजाद के पास गोलियां खत्म हो जाती है। अब वो क्या करते हैं, आखिरी गोली बची हुई होती है, वो बोलते हैं कि भाई मैं आजाद हूं, आजाद ही रहूंगा और आजाद ही मरूंगा। वो जो है पुलिस के हाथों नहीं लगना चाहते थे, और वहीं पर वो जो है धरती माँ को प्रणाम करते हैं कि बस मैं इतनी ही सेवा कर पाता था, अब मैं आपकी गोद में आ रहा हूं, खुद को जो है गोली मार लेते हैं, और वहीं वो भी शहीद हो जाते हैं। तो ये 27 फरवरी 1931 की घटना है। अब इधर भगत सिंह को बचाने की जो भी कवायद थी, जिन जिनको भी करना था, सब ने अपने स्तर पर किया। इसके अलावा जो आम जनता है ना, वो भी बहुत सारे पत्र वगैरह लिखते हैं, अपना जो भी स्थानीय प्रशासन हो या फिर जो भी गवर्नर हो, जिसको भी लिखना हो कोशिश की, जैसे जेल अथॉरिटी हो या फिर जिला प्रशासन हो, उनको जो है पत्र लिखते हैं आम जनता वो भी, कि इनकी सजा को माफ कर दीजिए, इस टाइप से जुलूस वगैरह भी निकाले जाते हैं। लेकिन जो होना था उसको कौन टाल सकता था। अब इन तीनों को जो फांसी दिया जाना था ना, वो दिया जाना था 24 फरवरी, फरवरी नहीं, माफी चाहूंगा, मार्च, 24 मार्च 1931 को। लेकिन जो ब्रिटिश सरकार है उनको लगता है कि जो भीड़ है ना, वो जेल के बाहर जो लाहौर है उसी वहीं इनको फांसी दी जानी थी, तो वहां पर जो है भीड़ बहुत ज्यादा इकट्ठी हो रही थी, जेल के बाहर जो है भीड़ बहुत ज्यादा इकट्ठी हो रही थी। तो ब्रिटिश सरकार को लगा कि अगर थोड़ा सा भी हम लोग देर कर देते हैं तो ये लोग भाई जेल के अंदर घुस सकते हैं, या फिर बहुत बड़ा कुछ भी हंगामा हो सकता है। तो ब्रिटिश सरकार आदेश देती है कि इनको जो है अभी फांसी दो, मतलब 23 तारीख, 24 मार्च 1931 को इनको फांसी देना था सवेरे, लेकिन इनको जो है 23 मार्च 1931 के शाम के समय इनको जो है फांसी दे दी जाती है। 23 मार्च 1931। अब देखिएगा, जिस समय इनको फांसी देने के लिए तैयार किया जाता है ना, तो भगत सिंह को जब वो बुलाने जाते हैं, चरत सिंह वहां का वो जेल वार्डन था, जेलर था चरत सिंह। तो चरत सिंह का ना थोड़ा सा शुरू में तो वैसे थोड़ा सा क्रूर टाइप का था, लेकिन धीरे धीरे जो है भगत सिंह से वो भी बड़ा प्रभावित हो गया। तो जब वो बुलाने जाता है तो जो भगत सिंह है वो एक किताब पढ़ रहे थे, तो बोलता है कि जेलर कि तुम्हारा टाइम हो गया, चलो। भगत सिंह बोलते हैं थोड़ा रुको, अभी जो है एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है, थोड़ा रुको। तो वो जो है 1-2 मिनट किताब को पढ़ते हैं, और उसके बाद बिल्कुल ऐसा उछालते हैं किताब को और फिर रख देते हैं। वो लेनिन को पढ़ रहे थे उस टाइम पे। किनको? लेनिन। मैं लिख देता हूं लेनिन। लेनिन से बड़े प्रभावित थे ये। लेनिन कहाँ के थे? रसिया के थे ये, रूस के थे लेनिन। वहां पर क्रांति खड़ी की थी ना लेनिन, मजदूर वर्ग के लिए काफी काम करते थे। इन्हीं से प्रभावित होकर के इनके बारे में काफी पढ़ा था भगत सिंह ने। भगत सिंह ने ना दुनिया के जितने भी विचारधाराएं उस समय थी उसको पढ़ा हुआ था, राजनीति, इतिहास, सब चीज में वो पारंगत थे। डिबेट करने में बहुत ज्यादा वो एक्सपर्ट थे। जो असेंबली में जब बम फेंकने का बात हुआ ना, और राम शरण दास को जब भेजा जा रहा था, सुखदेव बोलता है कि तुम्हारे जेब में पूरी दुनिया की हिस्ट्री है, दुनिया की विचारधाराएं तुम्हारे पास है, राजनीति के तुम विशेषज्ञ हो, कब क्या बोलना है ये तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता, और तुम ही इस मिशन में नहीं जा रहे हो। इस टाइप से जो है सुखदेव भगत सिंह को बोलते हैं। तो ये बहुत कुछ पढ़ते थे भगत सिंह। तो ये लेनिन को पढ़ रहे थे अपने मौत के कुछ समय पहले। देखो मतलब उनको पता है भाई अभी कुछ देर बाद मुझे टांग दिया जाएगा, और वो जो है बड़े इत्मीनान से किताब पढ़ रहे थे। और कहते हैं कि वो जो किताब वो जो पढ़ रहे थे ना,
वो किताब को रखने से पहले, जैसे मतलब ऐसे हवा में उछाला ना, तो बीच में उन्होंने वो जहां पढ़ रहे थे, जिस ऐसे किताब खोल के जिस पेज को पढ़ रहे थे उसको उन्होंने मोड़ दिया। जैसे हम लोग मान लो कोई किताब पढ़ रहे हैं, कोई अचानक से हमको बुला लेता है, कुछ काम पड़ जाता है, हम क्या करते हैं, कोई बुक मार्क लगा देते हैं या पन्ना मोड़ देते हैं। तो कुछ वैसे ही करके वो जो है चले गए, मतलब कि आके पढ़ता हूं कुछ इस टाइप से। तो ये चीज है। तो अब यहां पर जो तीनों को, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, तीनों को जो है 23 मार्च 1931 शाम के समय फांसी दे दी जाती है। अब इनको फांसी दे दी जाती है। और अब क्या होता है कि जो ब्रिटिश सरकार है, उनको ये डर था कि अगर हम इनके मृत शरीर को इनके परिवारजन को सौंपते हैं तो बड़ा हंगामा हो सकता है, कुछ भी ये लोग कर सकते हैं। तो इनको बड़ा डर था कि जुलूस वगैरह निकालेंगे, बड़ा माहौल खराब हो जाएगा। तो क्या करते हैं पुलिस वाले, इनको ऑर्डर आता है कि इनके लाश को तुम टुकड़े टुकड़े करो और कहीं ले जाके जला दो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तो जो जेल का जो पिछला वाला हिस्सा होता है ना, पीछे वाला हिस्सा जहां बिल्कुल सुनसान होता है, उधर का दीवार विवार तोड़ा जाता है और इनकी जो मृत शरीर है उसको बोरी वगैरह में भर करके ट्रक में लाद करके लाहौर के निकट एक स्थान है फिरोजपुर जिला है आज के समय में, जो कि हमारे भारत के पंजाब में आता है। वो बिल्कुल पाकिस्तान बॉर्डर में है फिरोजपुर, जो कि हमारे भारत में आता है। तो वहां पर सतलज नदी प्रवाहित होती थी, पंजाब में बहती है ना सतलज नदी। तो सतलज नदी के किनारे इन तीनों की मृत शरीर को लाया जाता है और पहले तो बड़े ही एकदम नृशंस तरीके से इन तीनों के मृत शरीर को टुकड़े टुकड़े किया जाता है। जो बोरी में बंधा हुआ था उसको टुकड़े टुकड़े करते हैं और उसके बाद उसमें मिट्टी तेल छिड़का जाता है और आग लगा दिया जाता है। इसके अलावा आग लगाने के बाद जैसे वो जलना शुरू होता है ना, तो उसके टुकड़ों को ना पानी में फेंकने को भी बोला जाता है, जो उनका पुलिस अधिकारी होता है। लेकिन कुछ लोग जो है देख लेते हैं, गांव के लोग, कि भाई यहाँ कौन क्या जला रहा है। अब जो पुलिस वाले हैं वो भी मतलब डर जाते हैं कि भाई ऐसा कुछ हम लोग कर रहे थे, ये लोग जब पता चलेगा कि ये भगत सिंह को जला रहे थे तो वो किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो जो पुलिस वाले हैं वो जो जला रहे थे इनके मृत शरीर को, उसको वहीं छोड़ देते हैं और भाग जाते हैं। अब जब लोग आते हैं, देखते हैं ये क्या चीज है, तब वो देखते हैं कि भाई ये तो मतलब इस तरह से मतलब किसी का मृत शरीर है। और फिर लाहौर में भी सूचना दिया जाता है कि जो इन लोगों को फांसी दे दी गई और वहां पर जो है जलाने की कोशिश की जा रही थी, कुछ लाशें मिली है। जब देखा जाता है तो फिर वो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों के ही शव होते हैं। बाद में फिर पानी में भी काफी सारे शरीर के टुकड़े फेंके गए थे, तो उनको भी निकाला जाता है। सोचिए, मतलब भाई जो आदमी मर गया उससे भी वो लोग डर रहे थे। देखो यहां पर जो भगत सिंह था उसका केवल शरीर मरा था, लेकिन उनकी जो विचारधारा थी उसको क्या अंग्रेज मार सके थे? उसको तो नहीं मार सके थे। और भगत सिंह यही चाहते थे, मेरा जो शरीर है वो तो मर जाएगा, लेकिन जो मेरी विचारधारा है उसके दम पर हर एक घर में, हर एक परिवार में एक भगत सिंह पैदा होगा। तो यहां पर क्या होता है, उनके मृत शरीर को जैसे तैसे इकट्ठा किया जाता है तीनों के। और वहीं फिरोजपुर में ही सतलज नदी के तट पर हुसैनी वाला करके एक स्थान है। मैं कहां लिखूं, यहां लिखूंगा मैं, इसको साफ कर देते हैं क्या। हुसैनी वाला ये कहां पर है? फिरोजपुर में है, आज हमारे पंजाब में ही आता है ये फिरोजपुर। हुसैनी वाला, तो यहां पर जो है इन तीनों का दाह संस्कार किया जाता है विधि विधान पूर्वक। सोचो, मिट्टी तेल डालकर इनकी मृत शरीर को जलाया जा रहा था। तो हुसैनी वाला में तीनों का जो है वहां पर स्मारक बनाया जाता है, बकायदा वहां जो भी दाह संस्कार है उसको किया जाता है हुसैनी वाला में। तो इस तरह से भगत सिंह को शहादत प्राप्त होती है, लेकिन उनकी जो विचारधारा है वो आज भी जिंदा है। लेकिन हम उनके जो दिखाए रास्ते हैं, जो उनकी विचारधारा है उसको कितना फॉलो कर रहे हैं ये तो भाई आप लोग ही जानो। अब थोड़ा सा इसके बारे में बात करूंगा हुसैनी वाला के विषय में। देखिए, जो बटुकेश्वर दत्त है ना, जिनको आजीवन कारावास हुआ, तो ये भारत के स्वतंत्रता के बाद भी जीवित थे। इनका 1964 में निधन हुआ। 1964 में बटुकेश्वर दत्त का निधन होता है। और बटुकेश्वर दत्त ने अपने वसीयत में लिखा था कि मेरी जब मृत्यु हो तो मुझे उसी स्थान पर मेरा दाह संस्कार करो, मुझे उसी स्थान पर दफनाओ जहां पर मेरे साथी, मेरे दोस्त दफनाया गया। मतलब कि भगत सिंह को जहां पर अंतिम संस्कार किया गया वहीं पर इनको भी अंतिम संस्कार किया गया 1964 में हुसैनी वाला में। तो आज जो है हुसैनी वाला में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और बटुकेश्वर दत्त, इनका जो समाधि है वो
कहां पर है, हुसैनीवाला में। इसके अलावा भगत सिंह की जो माता है ना विद्यावती, उनको भी यहीं पर अंतिम संस्कार किया गया। तो हुसैनीवाला में 5 लोगों के अंतिम संस्कार किए गए, 5 लोगों की समाधि है, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह की माता विद्यावती। देखो जो भगत सिंह की माता थी ना विद्यावती, वो बाद में बटुकेश्वर दत्त को बिल्कुल भगत सिंह जैसा समझती थी, क्योंकि जो बटुकेश्वर दत्त थे भगत सिंह के आखिरी दिनों में उनके साथ थे। हालांकि जब भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई जाती है कि तुमको फांसी दी जाएगी, तब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन तीनों को जो है अलग अलग कमरों में रखा गया था। आज भी देखिए जिनको फांसी दिया जाता है उनको अलग से रखा जाता है, अलग अलग कमरों में, तो इनको भी जो है आखिर में अलग अलग रखा गया। लेकिन जो बटुकेश्वर दत्त है ये बहुत समय तक भगत सिंह के साथ रहे, और जब भगत सिंह की डेथ हुई, शहीद हुए भगत सिंह, और जब बटुकेश्वर दत्त जेल से बाहर आते हैं तो वो विद्यावती के काफी संपर्क में रहे थे। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद हम लोग जो है चंद्रशेखर आजाद के बारे में भी पढ़ेंगे और बाकी दूसरे क्रांतिकारियों के बारे में भी पढ़ेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, इसके लिए माफी चाहूंगा, लेकिन आप लोग बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। इसको जितना हो सके उतना आप शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।